स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राकेश वर्मा एजुटेक यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको बता दूंगा, मैं पहले ही बता दूं आपको, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेक्टिफायर। ठीक है ना। रेक्टिफायर क्या होता है, कंप्लीटली इस टॉपिक को हम आज कवर करने वाले हैं। मैं आपको ये दावा करता हूं कि इस क्लास के बाद आप कोई भी एग्जाम दे लो, इससे बाहर क्वेश्चन बन नहीं सकता है। आपने आज तक रेक्टिफायर कहीं से भी पढ़ा होगा, ठीक है। आज के बाद आप कभी भूल नहीं पाओगे। रेक्टिफायर का जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट है, आज के बाद आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, और वो भी आपको इतनी आसान लैंग्वेज में, और कैसे आप लॉन्ग टर्म में उस चीज को समझ के एक्सेस कर सकते हो अपने माइंड में, वो चीजें भी आपको हमने इसी वीडियो में हम बताने वाला हूं, या यूं कह लीजिए मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले क्लास शुरू होने से पहले क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट जरूर से जाके चेकआउट कीजिए, वहां पे बेहतरीन लेवल का आपको कंटेंट डिलीवर किया है। वहां पे आपको अलग अलग टॉपिक्स पे हमने वीडियो डाल रखी है, वो वीडियो आप जरूर से जाके देखिए। अगर देखते हैं तो जीवन में आपकी जो दुख है, दर्द है, दुविधाएं हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, वो सारी हमने खत्म कर दी है। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। और देखो, मैंने पहले ही कह दिया है कि एक ही क्लास सभी डाउट खत्म, यानी आज की इस क्लास के बाद आपको सिंगल एक डाउट नहीं रहने वाला है। किसमें? रेक्टिफायर जो आपका टॉपिक है उसमें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टिफायर होता क्या है। ठीक है ना, रेक्टिफायर होता क्या है। अच्छा, रेक्टिफायर होता क्या है भी? देखो, रेक्टिफायर का जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज है उसका एक पर्टिकुलर काम होता है। ठीक है ना, आपका भी एक काम है ना, आपका भी जहां पे आप रह रहे हो वहां पे आपका एक काम है। अगर वहां पे आपका काम नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, तो वैल्यू इंसान की नहीं होती है, कहीं ना कहीं उसके काम की होती है। हमारे घर वाले भी हमें ये चीज बोलते रहते हैं कि इवन कहते हैं ना लोग कि काम का तो क्या ही अच्छा होता है, इंसान का तो क्या ही अच्छा होता है, काम ही उसका अच्छा होता है। तो अगर आप अपने आप को वैल्यूबल समझ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके पास वो पोटेंशियल है, वो काम करने की कैपेबिलिटी है जो आप वहां पे कर रहे हो। ठीक है, तो उसका काम क्या है, किसका? रेक्टिफायर का काम क्या होता है बताओ भैया। रेक्टिफायर का काम क्या है? मैं अगर बोलूं कि इसका काम क्या है, वर्क की बात करूं, इसके काम की बात करूं, तो वो क्या हो जाएगा बताओ है? क्या हो जाएगा? इसका काम है एसी को डीसी में बदलना। क्या करेगा वो? एसी को डीसी में बदलेगा। कौन? रेक्टिफायर। अच्छा, रेक्टिफायर का इतना सा काम है, वो क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है सर, डायोड का काम होता है ये, तो है ना, डायोड का काम होता है। कई लोग ये बोलते हैं कि डायोड का काम क्या है कि एसी को डीसी में बदलना, एसी को डीसी में बदलना। मैं कह रहा हूं ये नहीं होता है डायोड का काम। ठीक है, डायोड का काम क्या होता है? करंट को एक ही डायरेक्शन में, क्या है, करंट को एक ही डायरेक्शन में क्या करता है? वो फ्लो करता है। एक ही डायरेक्शन में क्या करता है? फ्लो करता है। कौन? डायोड। अब रेक्टिफायर बनाने में, या रेक्टिफायर का जो सर्किट है, वो सारी चीजें भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। एक एक चीज पे हम डीप डाउन डिस्कस करेंगे, बिल्कुल भी 1% पे आपको डाउट नहीं रहने वाला है। तो मैं कह रहा हूं कि रेक्टिफायर में जो वेरी मच इंपोर्टेंट रोल रखता है, जैसे मान लो किसी काम में किसी का ज्यादा अहम रोल रहता है कि उसके बिना वो 80 या 90% काम हो ही नहीं सकता, या उसके बिना वो काम चल ही नहीं सकता, तो वो काम होता है रेक्टिफायर में डायोड का। पर हम ये नहीं कह सकते कि डायोड है वो कंप्लीटली एसी को डीसी में बदल देता है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि डायोड तो सिर्फ एक पल्स को ही काटता है, एक को ही हमें आउटपुट में दे देता है, इतना सा काम करता है। बट रेक्टिफायर है, उसका काम क्या हो जाएगा भैया? आपका एसी को डीसी में बदलना। ठीक है ना, तो रेक्टिफायर का काम क्या है? एसी को डीसी में बदलना। इतनी सी बात समझ में आई मेरी आपको? रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर। ठीक है ना, रेक्टिफायर उसका काम क्या है भाई? इसका काम है एसी को डीसी में बदलना, एसी टू डीसी, ये काम करता है रेक्टिफायर, एसी को डीसी में बदलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि रेक्टिफायर एक सर्किट है। ठीक है ना, रेक्टिफायर क्या है? एक सर्किट है। ठीक है ना, एक सर्किट जिसमें क्या क्या चीजें लगी हुई है, सुन लो ध्यान से। उसमें ट्रांसफॉर्मर भी होता है, उसमें डायोड भी होता है, उसमें कैपेसिटर भी होता है, उसमें एलईडी या रेजिस्टेंस लोड लगा रहे हो तो वो सारी चीजें भी होती है। ठीक है ना, तो बेसिकली जो रेक्टिफायर है वो क्या है? एक सर्किट है। ठीक है ना, क्या है? एक सर्किट है, और उस सर्किट का काम क्या है? एसी को डीसी में बदलना। इतनी सी बात आपको मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी बात हम बात कर रहे हैं कि हमें रेक्टिफायर की जरूरत क्यों पड़ी। भाई देखो, क्यों जरूरत पड़ी, ये क्या कर रहा है? रेक्टिफायर हमें डीसी आउटपुट देता है ना। आउटपुट कैसा देता है? वो डीसी आउटपुट हमें देता है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी रेक्टिफायर की? मेरे को डीसी अगर सोर्स चाहिए, या डीसी एनर्जी चाहिए, डीसी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए मेरे को, या डीसी करंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? रेक्टिफायर का यूज करूंगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है या फिर बदलता है। अब बात आती है कि सर डीसी का उपयोग क्यों करें? क्योंकि देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो डीसी पे ही वर्क करती है। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा, जैसे भी आपका मिनी सिस्टम या फिर माइक्रो सिस्टम बना हुआ है, लाइक आपका पीसीबी बनी हुई है, या फिर आपका मदरबोर्ड बना हुआ है, उन सब में भी क्या इलेक्ट्रॉनिक्स काम कर रही है। वहां पे क्या डीसी सप्लाई ही काम करती है। ठीक है ना, पावर सप्लाई हो गई या एसएमपीएस हो गया, उसमें भी क्या आपकी डीसी सप्लाई यूज होती है। तो हमें जरूरत पड़ती है डीसी सोर्स की, या फिर डीसी पावर सप्लाई की, या फिर डीसी करंट की। तो उसके लिए हमें डीसी चाहिए, तो डीसी के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें रेक्टिफायर। इवन आपका मोबाइल जो चार्जर होता है ना, मोबाइल का जो चार्जर, ठीक है,
मोबाइल का चार्जर, उसमें भी क्या लगा रहता है भाई, है रेक्टिफायर लगा रहता है, क्योंकि आप उसको एसी दे रहे हो और आपके मोबाइल को कौन सी मिलती है, डीसी मिलती है। तो एसी को डीसी में कौन बदल रहा है, रेक्टिफायर बदल रहा है। ये सारी चीजें मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। रेक्टिफायर का इंट्रोडक्शन देखो क्या है, ये बेसिक एक कंपोनेंट कह सकते हैं, कंपोनेंट भी होता है, एक सर्किट भी होता है। आप ये कह लो सर्किट बनाओगे, और आजकल एक आपका क्या है, टोटली जो सर्किट बना हुआ आता है मार्केट में, वो भी आता है, जिसमें 4 टर्मिनल होता है, ठीक है। 2 एसी के इनपुट और आउटपुट, या फेज और न्यूट्रल का दो, और 2 आउटपुट में जो प्लस और माइनस होता है वो वाला, ठीक है। देखो डेफिनेशन क्या है, रेक्टिफायर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या सर्किट है जो एसी अल्टरनेटिंग करंट को डीसी डायरेक्ट करंट में बदलता है। इतनी सी बात मैंने आपको बता भी दी है। ये वाली क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है, यानी एसी को किस में बदलेगा, डीसी में। कौन बदलेगा, रेक्टिफायर, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, एसी करंट क्या होता है। देखो एसी करंट होता क्या है ना, अब बात कर लेते हैं कि एसी करंट होता क्या है। रेक्टिफायर समझ में आ गया आपको, रेक्टिफायर क्या होता है बताओ भाई, रेक्टिफायर बताओ क्या होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका मैं बता रहा हूं सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, ठीक है ना। हमने डायोड का एक वन शॉट वीडियो बना रखा है ना, आप कोई भी एग्जाम दे लो, डायोड का कुछ भी क्वेश्चन हो उससे बाहर नहीं आ सकता, इस लेवल का कंटेंट हमें दे रखा है। डायोड की 2 घंटे की क्लास है, सारे डायोड उसमें हमने कवर करवा दिए हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से 1 घंटे और 20 मिनट की एक क्लास है हमारी, उसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल बताया अच्छे से, सेमीकंडक्टर होता क्या है। फिर आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो, सेमीकंडक्टर पूछ ले चाहे डायोड पूछ ले, उससे बाहर कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता, या उससे बाहर कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता। हमने सारा कंप्लीटली जो डायोड है, सेमीकंडक्टर है, वहां पे हमने कवर करवाया हुआ है। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जरूर से जाके देख लीजिएगा। एसी करंट की बात करते हैं तो देखो इस तरीके का जो करंट होता है वो क्या होता है, एसी करंट होता है, ठीक है ना। एसी करंट होता है, इस तरीके का जो करंट होता है वो क्या होता है, एसी करंट होता है। उसे इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, देखो इसमें प्लस और माइनस, यानी टाइम के साथ क्या हो रहा है भाई, टाइम के साथ क्या हो रहा है, वैल्यू या इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रही है। वैल्यू भी चेंज हो रही है, कभी वो हाई हो रही है कभी लो हो रही है, और मैग्नीट्यूड तो हो गया। अब डायरेक्शन की बात करें तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो डायरेक्शन भी क्या हो रही है, इसकी चेंज हो रही है। तो एसी में या अल्टरनेटिंग करंट में उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या होता है, चेंज होते हैं, ठीक है ना। वो आपकी एसी होती है, यानी डायरेक्शन चेंज करता है कौन, एसी। पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल होता है, पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव होगा। इस तरीके से आपका कौन चलता है, एसी चलता है, ठीक है ना। अब इसी के कंपैरिजन में बात करें डीसी कैसे चलता है, तो डीसी इस तरीके से चलता है, ठीक है ना। डीसी इस तरीके से चलता है, वो सेम रहता है। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा भाई, मैग्नीट्यूड या फिर परिमाण और परिमाण और दिशा दोनों क्या रहती है, क्या रहती है भाई, समान रहती है, ठीक है ना, समान रहती है। परिमाण और मैग्नीट्यूड क्या रहता है, समान रहता है। ये किसमें रहता है, डीसी में। डीसी करंट देखो क्या है, केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो कौन सा होता है आपका, डीसी। रियल एग्जांपल क्या है, मोबाइल चार्जर, लैपटॉप, एडेप्टर, टीवी, पावर सप्लाई, सभी में रेक्टिफायर लगा होता है। ये चीजें जो लिखी हुई है मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर दिया है, कि आपका मोबाइल का एडेप्टर हो, मोबाइल का चार्जर हो, ठीक है ना, लैपटॉप का एडेप्टर हो, टीवी पावर सप्लाई हो, इन सभी में क्या लगा रहता है भाई, रेक्टिफायर लगा रहता है। और रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी टू डीसी कन्वर्जन करना या कन्वर्ट करना। एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर करता है, ठीक है ना, रेक्टिफायर करता है। इतनी सी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब देखो ये तो कर रहा है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट, कौन, रेक्टिफायर। एसी को डीसी में कन्वर्ट कौन कर रहा है, रेक्टिफायर कर रहा है। तभी आपको ये पूछ लेना कि डीसी को सर एसी में कौन करेगा, डीसी टू एसी, यानी जस्ट इसका रिवर्स। तो ये चीज कौन करता है, ये करता है आपका इन्वर्टर, ठीक है ना। इन्वर्टर, इन्वर्टर अपने आप में एक टॉपिक है, तो हम इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे, इन्वर्टर क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है सारी, ठीक है। फिर लिए अपने आप को मेंटेन करते रहिए, सारी चीजें आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो तभी मैं बोलता हूं कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हमारा आने वाला पहला वीडियो आपकी नोटिफिकेशन में आ जाए या आपके सामने आ जाए, ठीक है। क्लास को लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगी रही, बाकी आगे चलते हैं। डीसी को एसी में इन्वर्टर बदलता है, एसी को डीसी में रेक्टिफायर बदलता है। ये सारी चीजें हमने बताई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रेक्टिफायर का वर्किंग प्रिंसिपल, रेक्टिफायर किस सिद्धांत में काम करता है, उसका काम करने का जो सिद्धांत है वो कैसा होता है, उसका काम करने का तरीका है वो किसका होता है, किसकी बात हो रही है भाई, रेक्टिफायर की हो रही है, ठीक है ना। तो देखो रेक्टिफायर का वर्किंग प्रिंसिपल, ये कार्य करने का सिद्धांत वो क्या होता है, रेक्टिफायर पीएन जंक्शन डायोड पर काम करता है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि रेक्टिफायर की जान है ना, जैसे आपकी भी कोई जान होती है, उसी प्रकार रेक्टिफायर की जान कौन होता है, आपकी भी कोई जान है, ठीक उसी प्रकार रेक्टिफायर की जो जान है वो क्या है, रेक्टिफायर की जान है वो कौन है, डायोड है ना, डायोड है, डायोड है।
ठीक है, रेक्टिफायर की जान डायोड है। तो रेक्टिफायर पीएन जंक्शन डायोड पर वर्क करता है। डायोड की प्रॉपर्टी क्या होती है? डायोड की प्रॉपर्टी हमने लिख रखी है, फॉरवर्ड बायस में डायोड कंडक्ट करता है। यानी जो ये डायोड होता है ना, ये जो डायोड है, इसको अगर आप फॉरवर्ड बायस कर रहे हो, फॉरवर्ड बायस कर रहे हो ना, प्लस और माइनस, और ये एनोड और कैथोड, तो ये क्या करेगा भाई, अपने अंदर से क्या करेगा, करंट का फ्लो करवाएगा, करंट का फ्लो करवाएगा। यानी फॉरवर्ड बायस में ये क्या करता है, कंडक्ट करता है। फॉरवर्ड बायस में क्या कर रहा है, ये कंडक्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? डायोड कर रहा है, ठीक है। और रिवर्स बायस में ये क्या होता है, ब्लॉक करता है, क्योंकि डायोड का तो काम यही होता है ना भाई, डायोड का काम ही क्या होता है, डायोड का काम ही क्या है, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, यूनि डायरेक्शनल। यानी कि एक ही डायरेक्शन में ये करंट को फ्लो करवाता है, कौन? डायोड। तो अगर फॉरवर्ड में करवा रहा है तो रिवर्स में वो नहीं करवाएगा, रिवर्स में वो नहीं करवाएगा ना, इस तरीके से थोड़ी करवा देगा डायोड। कि मान लो आपका डायोड है और आपने क्या कर दिया, उसको रिवर्स लगा दिया है, माइनस इधर प्लस इधर, एनोड ये और कैथोड ये। अब आप कह रहे हो कि इस साइड से करंट फ्लो हो, ऐसा वो नहीं करता। तो रिवर्स बायस में क्या कर देता है वो, रिवर्स बायस में क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ना, क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। बाकी और अगर डायोड के बारे में और अधिक जानना है तो इसी चैनल पे आपका डायोड इन वन शॉट या एक ही क्लास में सारे डायोड हमने कवर कराए हैं। कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, जो भी हमारा अभी रिसेंट जो भी एग्जाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आए उनको आप चेक कर सकते हो कि हमारे उसमें से क्वेश्चन कितने आए कितने नहीं आए, ठीक है ना। इसलिए डायोड एसी के नेगेटिव हाफ को रोकता है, और डायोड क्या करता है, एसी के नेगेटिव हाफ को क्या करेगा, रोकेगा भाई, ठीक है ना, क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, देखो ये एसी है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से क्या है, आपकी एसी है, ठीक है। अब मान लो मैं इसको कहां दे रहा हूं, डायोड में दे रहा हूं, ठीक है ना, इसको मैंने डायोड में दिया, ठीक है। ठीक है, डायोड में दिया, तो ये क्या कर रहा है, इस प्लस वाले को तो पास होने दे रहा है, प्लस वाला मतलब फॉरवर्ड बाइस में आएगा तो इधर से अलाउ करेगा, ये जाने देगा। तो आउटपुट कैसा निकल के आएगा, देखो ये जो था इनपुट, ये इनपुट था, बीच में डायोड लगा है, और ये क्या बन जाएगा, आपका आउटपुट बन जाएगा। तो आउटपुट कैसे निकल के आएगा, प्लस वाले को जाने देगा, मतलब ये तो आएगा, ये तो आएगा। फिर रिवर्स बायस वाला, अब नेगेटिव आएगा, यहाँ पे जब प्लस था वो तो चला गया, अब नेगेटिव आया तो नेगेटिव वाले को ये जाने नहीं दे रहा, क्योंकि रिवर्स बायस हो जाएगा नेगेटिव बायस के लिए। तो इसको क्या करेगा, ये जाने ही नहीं देगा, तो ये क्या आएगा, डोटेड आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। फिर वापस पॉजिटिव आई तो ये आई, और इस तरीके से क्या आपकी साइकिल आगे बनती जाएगी। तो आउटपुट किस तरीके से आता है, इस तरीके से। तो जो ये पॉजिटिव वाला है ये क्या आएगा, आउटपुट में आएगा, और नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। यानी एक ही डायरेक्शन में करंट को कौन फ्लो करता है, डायोड करता है। रेक्टिफायर किस सिद्धांत पे करता है, पीएन जंक्शन डायोड के सिद्धांत पे काम करता है, कौन, रेक्टिफायर। ये सारी चीजें डायोड की प्रॉपर्टी हमने बता दी। और अधिक आपको डायोड के बारे में जानना है तो ऑलरेडी क्लास अपलोडेड है, वहां पे जाके आप चीजों को समझ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे, रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। टाइप ऑफ रेक्टिफायर है ना, टाइप ऑफ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं, बताओ भैया कितने प्रकार के होते हैं, फटाफट कमेंट करके बता दो ना एक बार। डायोड होते हैं आपके मेनली दो प्रकार के, कितने होते हैं भाई, लिख लो, है ना। कितने प्रकार के होते हैं डायोड, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, है ना। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला अगर मैं बात करूं तो हाफ वेव, कौन सा होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, हाफ वेव और फुल वेव। अब जो ये दूसरा होता है ना फुल वेव, इसके भी दो टाइप होते हैं भाई, दूसरे के भी दो टाइप होते हैं, ठीक है ना। इसमें जो पहला है वो कौन सा हो जाएगा, सेंटर ट्रैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। और इसमें दूसरा कौन सा हो जाएगा, ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। दो ही प्रकार के होते हैं रेक्टिफायर, एक हाफ वेव होता है और एक फुल वेव होता है, ठीक है ना। हाफ वेव होता है और एक फुल वेव होता है। हाफ वेव में एक ही डायोड होता है, और फुल वेव जो होता है उसमें दो प्रकार के रेक्टिफायर होते हैं, एक सेंटर टैप्ड होता है
फुल वेव रेक्टिफायर और एक आपका ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है ना। जब मैंने यहाँ पे दो प्रकार लिख रहे थे तो आपके माइंड में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा कि सर डायोड तो सॉरी रेक्टिफायर तो तीन के होते हैं, एक हाफ होता है, एक सेंटर टेप होता है, एक ब्रिज होता है, तो वो इस तरीके से होता है ना। मेनली जो आपके रेक्टिफायर है वो दो ही प्रकार के होते हैं, हाफ और फुल, और फुल में है वो दो प्रकार के होते हैं, सेंटर टेप और ब्रिज, इस तरीके से, ठीक है ना। अब एक एक की हम बात करेंगे, हाफ क्या होता है, फिर फुल क्या होता है, फिर फुल में भी हम बात करेंगे सेंटर टाइप क्या होता है और ब्रिज क्या होता है, एक एक चीज डिस्कस की जाएगी ना, एक एक चीज। क्यों? क्योंकि आपने राकेश वर्मा एजुटेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उसको फॉलो कर रखा है, कोई मजाक नहीं चल रहा। जो भी कंटेंट देंगे एक लेवल का कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है ना, एक लेवल का कंटेंट आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई, अगला है हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना। ये होता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर इस तरीके का। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको किसका है, हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है, हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है, ठीक है ना। देखो सर्किट में कंपोनेंट्स क्या होते हैं किसमें, हाफ वेव रेक्टिफायर में, एक डायोड होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, एक लोड रेजिस्टेंस होता है। हर एक चीज का जो भी चीजें लिखी हुई है हर एक चीज का मतलब बताऊंगा, हर एक चीज का काम बताऊंगा, तभी आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में सर्किट में चीजें हो क्या रही है, ठीक है ना। सिर्फ इतना याद रखो कि रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में बदलना, एसी को डीसी में बदलना, और डीसी का जो मान होता है वो कांस्टेंट होता है, या यूं कह लीजिए उसका जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो सेम रहती है, समान रहती है, नियत रहती है, ठीक है। इतना सा आपको समझना है, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर है, उसमें सर्किट में क्या है, देखो एक आपका शुरू में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और कौन सा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, कौन सा भी आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो देखो ये डायोड वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, डायोड आपका पॉजिटिव को अलाउ करेगा ना, पॉजिटिव को अलाउ करेगा, ठीक है, और नेगेटिव को ब्लॉक करेगा, यही करता है डायोड, ठीक है। पॉजिटिव को अलाउ करेगा और नेगेटिव को ब्लॉक करेगा, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब क्या हो गया कि पीछे से अगर ज्यादा वोल्टेज आ रहा है तो ये क्या करेगा, स्टेप को डाउन करेगा और आउटपुट में वोल्टेज को कम करेगा। यानी ये मैं अगर बोलूं तो वोल्टेज को क्या करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है ना, वोल्टेज को क्या करेगा, कम करेगा। हमें कम क्यों करना है वो सारी चीजें आपको भी मैं डायग्राम से बताऊंगा, ठीक है ना। लोड रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, लोड वर्क कर रहा है ना, लोड के रूप में कौन है, रेजिस्टेंस, हमने प्रतिरोध लगा रखा, वहां पे हम वोल्टेज मेजर भी कर सकते हैं कि मेरा आउटपुट में उसको कितना वोल्टेज मिल रहा है। वर्किंग देखो, अब डायग्राम पे आ जाओ पहले ना। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है ना, एक डायोड लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लोड लगा हुआ है, और यहाँ से आप आउटपुट भी ले सकते हो, ठीक है ना, आउटपुट भी ले सकते हो। तो मैं जो चीजें आपसे बोल रहा हूं, जो चीजें आपको कह रहा हूं, उनको ध्यान से सुनते जाना। मैं ये कह रहा हूं कि इनपुट है ये, है ना, इनपुट है, तो यहाँ पे क्या है, एसी है। अरे एसी तो होगा ना, क्यों एसी होगा, क्योंकि एसी को ये डीसी में तो बदलेगा, रेक्टिफायर का काम भी तो यही है भाई कि वो एसी को ही डीसी में बदलेगा। तो मैंने इसके इनपुट में एसी दिया, तो मान लो मेरा एसी यहाँ पे कितना था, 240 वोल्टेज था, कितना था भाई, 240 वोल्टेज था। तो ये जो लगा हुआ है उसको कहते हैं हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल 240 से इसने स्टेप डाउन करके कितना कर दिया भाई, इसने ट्रांसफॉर्मर ने, मैं यहां लिख रहा हूं, ट्रांसफॉर्मर ने, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, इसने क्या कर दिया, 240 वोल्टेज को 20 वोल्टेज में बदल दिया, 20 वोल्टेज में बदल दिया। और वो 20 वोल्टेज किसका है, एसी का है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर तो डीसी में नहीं बदलता ना, ट्रांसफॉर्मर का तो काम यही है कि ज्यादा वोल्टेज है एसी का तो उसको कम वोल्टेज एसी में वो बदल देगा, वो काम करता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना। और ट्रांसफॉर्मर के बारे में भी जानना है तो ट्रांसफॉर्मर की क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, ट्रांसफॉर्मर को हमने 3 पार्ट में निपटा दिया है ना, तो अच्छे से समझना, वहां जाके आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर का काम था 240 वोल्टेज को 20 वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया, यानी स्टेप को डाउन कर दिया, ये काम हो गया इसका। यानी मैं ये कह रहा हूं कि मैं 2 पॉइंट बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है ना, ध्यान से देखना। ये एक पॉइंट ये बना रहा हूं और एक पॉइंट ये बना रहा हूं, इसको मैं नाम दे रहा हूं ए, इसको नाम दे रहा हूं मैं बी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ए बी है मेरा पॉइंट, ठीक है ना, ए बी है मेरे पास पॉइंट ए बी, वहां पे कितना वोल्टेज मेरे को मिलेगा, तो मेरे को मिलेगा 20 वोल्टेज एसी। ये बात समझ में आ रही है आपको, 20 वोल्टेज एसी मेरे को मिलेगा, ठीक है। क्यों मिलेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर ने स्टेप डाउन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है डायोड, क्या लगा हुआ है, डायोड, और एक ही लगा हुआ है क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर हम पढ़ रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर हम पढ़ रहे हैं, इसलिए एक ही लगा हुआ है। तो ये डायोड क्या करता है, देखो दूसरा पॉइंट मैं यहां बनाऊंगा, यहाँ पे और यहाँ पे। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसको मैं कह दूं सी और इसको कह दूं मैं डी, ठीक है ना, इसको कह दूं मैं सी और इसको मैं कह दूं डी, ठीक है। और ये लास्ट वाला इसको मैं पी और क्यों दे देता हूं नाम अभी के लिए, ठीक है। अब चीजों को समझो धीरे धीरे। देखो
मैं ये कह रहा हूं कि ए और बी पे जो वोल्टेज है वो 20 वोल्टेज है, और ए और बी पे जो साइकिल बनी हुई है, जो या साइन वेव है, या कौन सी वेव बन रही है, वो साइनोसोडल है। तो वो किस तरीके से दिखेगी आपको, इस तरीके की आपको दिखेगी। समझ में आ रही है मैं आपको मेरी बात? यानी ए और बी पे जो साइन वेव है वो कैसी है, ओ सॉरी, ए और बी पे जो साइन वेव वो कैसी है, इस तरीके की है। ठीक है, ए और बी पे वोल्टेज है 20 वोल्टेज, और उसका साइनोसोडल फॉर्म है वो इस तरीके से हमको दिख रहा है। ठीक है, ए और बी की बात होगी। अब हम बात करते हैं सी और डी पे क्या चेंज हुआ। तो सी और डी पे क्या चेंज हुआ वो सुनो। यहाँ पे 20 वोल्टेज आया, तो 20 वोल्टेज को आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या आएगा, जब आप 20 वोल्टेज को डायोड के अंदर से गुजारते हो तो आउटपुट में हमें डीसी वोल्टेज मिल रहा है। वो कितना मिल रहा है देखो, और उसका जो साइनोसोडल या वेव का फॉर्म है वो किस तरीके से बन रहा है। तो मैं सी और डी का बना रहा हूं ना, सी और डी में क्या बनेगा, वेव फॉर्म वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना, वो इस तरीके से बनेगा, यानी पॉजिटिव वाला आएगा, नेगेटिव वाला डोटेड रहेगा। ठीक है ना, नेगेटिव वाला डोटेड, फिर वापस पॉजिटिव वाला आएगा। ठीक है, फिर वापस नेगेटिव वाला डोटेड रहेगा, और फिर वापस से क्या आएगा, पॉजिटिव वाला आएगा। इस तरीके से ये चलेगा। ठीक है ना, यानी पॉजिटिव साइकिल आएगी और नेगेटिव वाली कट जाएगी, नेगेटिव वाली डॉटेड या फिर कट जाएगी, वो नहीं दिखाएगी। तो सी और डी पे फाइनली कैसा दिख रहा है, सी और डी पे फाइनली कैसा दिख रहा है, मैं आपको बताऊं तो इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, एक मिनट। सी और डी पे किस तरीके से दिख रहा है, ये लो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, और ये दिख रहा है। क्योंकि नेगेटिव वाली में क्या होगी, कट होगी, पॉजिटिव वाली आएगी, नेगेटिव वाली क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। मैं अब है ना आगे पी और क्यू पे जब वोल्टेज देखूंगा तो मेरे को डीसी का वोल्टेज मिलेगा, डीसी का वोल्टेज मेरे को मिलने वाला है, और वो भी कितना, 20 से थोड़ा सा क्या है, ज्यादा मिलने वाला है। ठीक है ना, 20 से थोड़ा सा क्या भी ज्यादा मिलने वाला है। तो मैं ये देख रहा हूं कि पी और क्यू पे जो मेरे को वोल्टेज मिलेगा, पी और क्यू पे जो मेरे को वोल्टेज मिलेगा वो 20 वोल्टेज डीसी से थोड़ा सा क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। और क्या मिलेगा, डीसी का मिलेगा। इसको हम प्योर डीसी नहीं कह सकते, इसको जो ये मिल रहा है 20 वोल्टेज, इसको बोलते हैं पल्स सेटिंग डीसी। ठीक है ना, पल्स सेटिंग डीसी, इसको क्या बोलते हैं, पल्स सेटिंग डीसी। अभी ये भी बताऊंगा कि पल्स सेटिंग डीसी क्या होता है क्या नहीं होता, सारी चीजें ना, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, देखो वर्किंग क्या है, हाफ वेव साइकिल, यानी डायोड फॉरवर्ड बायस में तो काम करता है, करंट फ्लो आउटपुट में मिलता है। यानी जब फॉरवर्ड होगा ना, मान लो यहाँ पे प्लस है, एक बार के लिए सपोज करो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, पहली साइकिल में प्लस और माइनस है यहाँ पे, ये इसको भी समझो कि कैसे ये हो रहा है ना। देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो जब इसको प्लस मिला तो प्लस को तो अलाउ कर देगा, यानी प्लस वाले को तो ये बोलेगा कि जा सकते हो आप, है ना, अलाउ कर देगा। पर जब साइकिल चेंज हुई, यानी ऊपर क्या हो गया, अब दूसरे मोमेंट में ऊपर नेगेटिव हो गया और नीचे क्या हो गया, भी पॉजिटिव हो गया। तो जब नेगेटिव हुआ तो ये अलाउ नहीं करेगा, तो नेगेटिव वाली को ब्लॉक कर देगा। ये बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? तो इस तरीके से आपका क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, वर्क करता है। इस तरीके से क्या है, आपका हाफ वेव रेक्टिफायर वर्क करता है। ठीक है ना, नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड रिवर्स बायस हो जाता है और करंट ब्लॉक हो जाती है। आउटपुट में पल्स सेटिंग डीसी हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें मिलता है। पल्स सेटिंग डीसी क्या होती है, इसकी भी हम बात करने वाले हैं। पल्स सेटिंग डीसी क्या होती है, ठीक है। चलिए, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या है, देखो आपको क्या क्या चीजें चाहिए पहले लिख लो। एक आपको क्या चाहिए, एक आपको क्या चाहिए, ट्रांसफॉर्मर चाहिए। ठीक है ना, क्या चाहिए, ट्रांसफॉर्मर चाहिए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर चाहिए। दूसरा आपको डायोड चाहिए, कितने डायोड चाहिए, एक डायोड चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद आपको रेजिस्टेंस लोड चाहिए ना, रेजिस्टेंस लोड, रेजिस्टेंस लोड के रूप में क्या चाहिए, आपको रजिस्टर चाहिए। उसके बाद आपका और क्या चाहिए, कैपेसिटर चाहिए। अगर आपको और स्मूथ बनाना है तो कैपेसिटर भी आपको चाहिए होगा। ठीक है ना, कैपेसिटर भी आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं, ये सारी चीजें आपको चाहिए होते हैं। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, स्टेप को डाउन करेगा। ठीक है ना, सर्किट में लगा देते हैं सारी चीजें एज इट इज, जैसे हमने बताई है। ठीक है ना, तो ये क्या है, आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है ना, ये स्टेप को डाउन करेगा। यहाँ से 220 वोल्टेज एसी मेन सप्लाई है, एसी मेन सप्लाई है, 220 वोल्टेज एसी मेन सप्लाई है। ये क्या कर देगा, मान लो हमने 20 वोल्टेज में इसको कन्वर्ट कर लिया है। आगे क्या लगेगा, एक डायोड लगेगा। ठीक है ना, डायोड लगेगा। उसके बाद एक कैपेसिटर हमने लगाना है, कैपेसिटर हमने लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लगाना है, रेजिस्टेंस का लोड लगाना है, या प्रतिरोध के रूप में क्या करना भी, एक लोड लगा देना, जिसको क्या बोल रहा हूँ मैं, आरएल बोल रहा हूँ। और यहाँ से क्या ले लेंगे हम, आउटपुट हम ले लेंगे। हम चाहे तो इसके आउटपुट में एलईडी भी लगा सकते हैं, जो ब्लिंक करेगी, आउटपुट में हमें दिख जाएगा कि डीसी पे वो काम कर रही है, वर्क कर रही है। ठीक है ना, कैपेसिटर कौन सा है ये,
इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है ना, इसको मैं सी दे रहा हूँ, इसको RL हो गया, ये डी है, डायोड है। तो देखो जब इसको मैं इसके इनपुट में ये वाला वेवफॉर्म देता हूँ, एसी का साइनोसॉइडल वेवफॉर्म देता हूँ, ठीक है ना, ये वाला वेवफॉर्म इसको मैं देता हूँ, एसी का वेवफॉर्म देता हूँ, तो ये आउटपुट में क्या दे रहा है, देखो आउटपुट का मतलब ये समझो आप सीधा सीधा कि डायोड के बाद वाला सेक्शन है, मैं यहाँ से और यहाँ की बात कर रहा हूँ, यानी ए और बी की बात कर रहा हूँ, समझ आ रहा है आपको, ए और बी की बात कर रहा हूँ। तो ए और बी पे कैसे साइन वेव आएगी, देखो वो बता रहा हूँ आपको। ए और बी पे क्या दिखेगा, देखो ए और बी पे इस तरीके से दिखेगा कि प्लस वाला तो अलाउ करेगा, नेगेटिव वाला को ब्लॉक करेगा या कट करेगा, फिर प्लस वाले को अलाउ करेगा, नेगेटिव वाले को ब्लॉक करेगा, तो क्या दिखा देगा उसको, डॉट डॉट से दिखा देगा, ठीक है ना, डॉट डॉट से दिखा देगा, यानी नेगेटिव वाली कट जाएगी और पॉजिटिव वाली आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का एक मोमेंट में यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है। देखो जब यहाँ प्लस होगा तो प्लस को तो ये अलाउ करेगा, प्लस को तो ये अलाउ करता है डायोड, ठीक है, तो प्लस आगे आ गया, प्लस ए पे आ गया, प्लस ए पे आ गया, तो ए पे प्लस आ गया, नेगेटिव वाला आएगा नहीं, ठीक है, नेगेटिव वाला आएगा नहीं। अब जैसे मान लो उल्टी हुई, यहाँ पे उस मोमेंट में क्या हो गया, माइनस हो गया, और दूसरे मोमेंट पे क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस वाले को नहीं करेगा, तो ये नेगेटिव को नहीं लेता है, नेगेटिव को नहीं लेगा, या नेगेटिव को तो कट करेगा, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही लेगा ना। एक साइकिल में कितने हाफ साइकिल होते हैं, 2 साइकिल होते हैं, कौन कौन से, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है और एक नेगेटिव हाफ साइकिल होता है, दोनों को मिला के क्या बनता है, फुल या कंप्लीट साइकिल बनता है जी, ठीक है ना। चलो तो ये चीज है। उसके बाद मैं अगर बात करूं कि यहाँ पे जो ए और बी पे जो मेरे को मिल रही है चीज, ए और बी पे जो मेरे को चीज मिल रही है, चीज मिलने का मतलब जो भी आउटपुट मेरे को ए और बी पे मिल रहा है, ए और बी पे जो मिल रहा है मेरे को आउटपुट, उसको मैं बोलता हूँ पल्स सेटिंग डीसी। क्या बोलता हूँ, ये पल्स सेटिंग, उसको मैं डीसी बोलता हूँ, पल्स सेटिंग डीसी। और पल्स सेटिंग डीसी का मतलब ये है, पल्स सेटिंग डीसी का मतलब ये है कि उसमें एसी और डीसी दोनों है, ठीक है ना। अच्छा अब याद करो रेक्टिफायर का काम क्या होता है, रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में बदलना, यानी कि मेरे को रेक्टिफायर के द्वारा प्योर डीसी मांगती या फिर मेरे को चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे क्या है, प्योर डीसी चाहिए, और मेरे पास आ तो पल्स सेटिंग डीसी रहा है। अच्छा पल्स सेटिंग डीसी का मतलब उसमें अभी भी क्या है, एसी की रिपल है वो मौजूद है ना, एसी की मात्रा उसमें वो मौजूद है, भले ही वो कम हो पर है उसमें। मेरे को प्योर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, कैपेसिटर लगा रहा हूँ, कैपेसिटर एज ए फिल्टर वर्क कर रहा है यहाँ पे, तो क्या करेगा, देखो यहाँ पे जो पल्स सेटिंग डीसी आया वो आगे भी जा सकता है इस तरीके से, ठीक है ना, वो आगे भी जा सकता है इस तरीके से, और वो क्या कर सकता है, देखो यहाँ आगे भी तो जा सकता है वो, और वो नीचे भी जा सकता है, दोनों डायरेक्शन में जा सकता है ना। पर वो जाएगा कहाँ, वो जाएगा कहाँ, पल्स सेटिंग डीसी जो हमारे पास आउटपुट है वो जाएगा कहाँ, वो जाएगा, देखो विद्युत है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट है, वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ अपनाता है ना, शॉर्टेस्ट। हम भी कई बार शॉर्टकट देखने लग जाते हैं, तो ये क्या करता है, हमेशा छोटा रास्ता अपनाता है। कौन कौन अपनाता है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा छोटा रास्ता अपनाता है, तो ये इधर से जाने की कोशिश करेगा। बीच में कौन आ गए भाई, सब कैपेसिटर आ गए। ये कह रहा है कि पल्स सेटिंग में एसी और डीसी दोनों होती है, तो एसी को तो मैं जाने दूंगा, इसका मतलब यहां से नीचे कौन आ जाएगा, एसी आ जाएगा, और ये डीसी को नहीं जाने देगा, तो डीसी कहां जाएगा, अगर इधर नहीं जा रहा है तो इधर जाएगा, तो डीसी आ जाएगा इधर, यहाँ पे एसी आ गया, इधर आ गया डीसी। तो आगे जो जा रहा है वो तो कौन एक जा रहा है, सारा का सारा सब कंप्लीट क्या जा रहा है, वो डीसी जा रहा है ना, कंप्लीट क्या जा रहा है, आगे डीसी जा रहा है। और नीचे कौन आ रहा है कैपेसिटर के थ्रू, कंप्लीटली कौन आ रहा है, आपका एसी नीचे आ रहा है ना, नीचे कौन आ रहा है, कंप्लीट एसी नीचे आ रहा है, और नीचे आके कहां जा रहा है, वो ग्राउंड हो रहा है, कहां जा रहा है भाई, वो ग्राउंड हो रहा है, और एसी कहां हो गया, सारा एसी आपका क्या हो गया, सारा का सारा ग्राउंड हो गया, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका हाफ वेव रेक्टिफायर काम करता है। और फिल्टर, अगर कैपेसिटर हम यूज कर रहे हैं, कैपेसिटर का यूज कर रहे हैं एज ए फिल्टर के रूप में, तो फिर वो क्या करता है, आपका प्योर डीसी में आपका बदल देता है ना, प्योर डीसी में। अब मैं कहूं, मान लो फॉर एग्जांपल कि जो रेजिस्टेंस लोड लगा हुआ है, या फिर मेरा आउटपुट पी और क्यू है मान लो, तो इस पी और क्यू पे मेरे को क्या मिलेगा, सर अब तो मेरे को प्योर मिल गया क्या, प्योर जो आपका पी और क्यू पॉइंट है उस पे तो हमें प्योर मिल गया क्या। मैं कह रहा हूं कि अभी भी आपको जो पी और क्यू है ना, पी और क्यू है, उस पे भी आपको 99% क्या है, डीसी मिल चुका है, पर प्योरिटी हम नहीं कर सकते, थोड़ा सा उसमें भी क्या है, रिपल्स रह सकते हैं। तो उनको हटाने के लिए है ना, अब मान लो उसको 99% से या 98% से और ज्यादा प्योर करना है, और ज्यादा प्योर करना है ना, तो उसके लिए हम आईसी रेगुलेटर का यूज करते हैं, रेगुलेटर आईसी का यूज हम करते हैं, रेगुलेटर आईसी का हम यूज करते हैं। उसके द्वारा क्या कर लेते हैं भाई, प्योर डीसी उसको हम बना लेते हैं, प्योर डीसी उसको हम बना लेते हैं। तो इस तरीके से क्या है भाई, आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है वो क्या करता है, काम करता है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, काम करता है इस तरीके से, ठीक है ना।
ना, हर एक चीज का ध्यान होना चाहिए। ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, डायोड क्या काम करता है, रेजिस्टेंस लोड क्या है, कैपेसिटर क्या है, सारी चीजें, ठीक है ना। इस तरीके से आपका क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर काम या वर्क करता है, ठीक है। चलिए समझ में आ रही है चीजें। आगे हम बात करते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस, यानी इसमें मैथमेटिकल एनालिसिस क्या होता है किसमें, आपका हाफ वेव रेक्टिफायर में। और इनपुट वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, V बराबर Vm साइन थीटा, ठीक है ना। तो वो होता है आपका Vm होता है भाई, ठीक है ना, Vm होता है। इनपुट वोल्टेज है वो क्या होता है, Vm होता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, V बराबर Vm साइन थीटा, ठीक है ना, Vm साइन थीटा। और इसको हम क्या कह सकते हैं, अभी मैक्सिमम वोल्टेज भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम वोल्टेज भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका इनपुट वोल्टेज, जिसको बोलते हैं V बराबर V साइन थीटा। एवरेज डीसी आउटपुट वोल्टेज वो होता है आपका VDC बराबर Vm बाई पाई। ध्यान रखना भी, एवरेज आउटपुट जो डीसी है वो कितना आएगा, वो मैक्सिमम में क्या है, पाई से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि एवरेज डीसी आउटपुट वोल्टेज है वो VDC बराबर क्या है, Vm बटे पाई। ये पूछा जाता है किसका, हाफ वेव का क्या होता है, फुल वेव का क्या होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। इफिशियंसी की अगर बात करें, दक्षता कितनी होती है, तो वो होती है 40.6%, ठीक है ना, 40.6% इसकी दक्षता होती है, ठीक है। रिपल फैक्टर होता है R बराबर 1.21, ठीक है ना, R बराबर 1.21, ये इसका रिपल फैक्टर होता है। और रिपल का मतलब हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था ना, कि उसमें रिपल्स ज्यादा होते हैं। किसमें रिपल ज्यादा होते हैं, जो आपका रेक्टिफायर का आउटपुट होता है ना, रेक्टिफायर का आउटपुट, उसमें क्या है, रिपल होते हैं। और रिपल का मतलब क्या होता है, रिपल का मतलब होता है उसमें AC प्लस DC कंपोनेंट्स, ठीक है ना, एसी और डीसी दोनों की मात्रा होती है, उसी को क्या बोलते हैं, रिपल बोलते हैं। या इसी को क्या बोल देते हैं भाई, पल्सेटिंग डीसी बोल देते हैं, ठीक है ना। जो मर्जी आप बोल लो, जो मर्जी आप बोल लो, पल्सेटिंग डीसी। और पल्सेटिंग डीसी का मतलब भी तो ये हुआ कि उसमें एससी भी है और डीसी भी है, उसमें एससी भी है और डीसी भी है, दोनों चीजें हैं, ठीक है ना। इतना सा आपको क्या करना भी ध्यान रखना है। चलिए अगली बात करते हैं। ये चीजें हैं जो जिनको ध्यान रखना है। इनपुट वोल्टेज आपका Vm साइन थीटा होता है। एवरेज डीसी वोल्टेज VDC बराबर Vm बाई पाई होता है। इफिशियंसी इसकी 14.6% होती है, 40.6%। रिपल फैक्टर 1.21 होता है। और पीक इनवर्स वोल्टेज होता है इसका PIV, वो होता है आपका Vm, ठीक है ना। पीक इनवर्स वोल्टेज PIV होता है, वो क्या होता है आपका Vm होता है, किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर का। किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर का। हर एक वैल्यू आपको लिखवाई है, और ये इसीलिए लिखवाई है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं चीजों को, कि कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, अगर आप उसमें रेक्टिफायर के बारे में पूछा है, तो इस क्लास के बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अगली हम बात करेंगे कि डिसएडवांटेज क्या होते हैं ना। किसी भी कोई भी चीज हो ना, उसकी लाभ भी होता है और उसका हानि भी होता है। तो ठीक उसी प्रकार इसका डिसएडवांटेज क्या होता है आपका, हाफ वेव रेक्टिफायर का, ठीक है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर का हानि या फिर डिसएडवांटेज क्या होता है, ठीक है ना, क्या होता है। तो देखो, लो एफिशिएंसी, इसकी जो दक्षता है वो क्या होती है भाई, कम होती है। दक्षता क्या हो जाएगी इसकी, दक्षता क्या हो जाएगी, लो एफिशिएंट है ना, एफिशिएंसी कम है इसकी। उसके बाद हाई रिपल, इसमें रिपल भी क्या है भाई, रिपल ज्यादा होते हैं ना, रिपल ज्यादा होते हैं, रिपल क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन पुअर, यानी इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मर का यूज भी क्या है, कमी हो रहा है। ट्रांसफॉर्मर का यूटिलाइजेशन है वो कम हो रहा है, यूटिलाइजेशन या उसका उपयोग है वो कम हो रहा है। किसमें, आपका हाफ वेव रेक्टिफायर में, ठीक है ना। तो अभी तक हमने जान लिया है हाफ वेव रेक्टिफायर होता क्या है, कैसे बनता है, सर्किट कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है ना। या पीसीबी पे भी डिजाइन कर सकते हो, है ना। कई बार एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर बनाओ, ना आपको आता है तो हाफ वेव रेक्टिफायर बनाओ, है ना, इस तरीके से पूछा भी जाता है। तो उसके मैथमेटिकल एनालिसिस क्या होता है, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, वो सारी चीजें हमने बता दी है। उसके डिसएडवांटेज या हानियां क्या होती है, वो सारी चीजें हमने बता दी है। अब दूसरी हम बात करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर होता क्या है, ठीक है ना। देखो अगला है फुल वेव रेक्टिफायर। देखो हाफ वेव से और फुल वेव से सिर्फ इतना समझो, एक हो गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना, एक हो गया आपका फुल वेव रेक्टिफायर। इन दोनों से आपको इतना सा समझना है कि इसमें सिर्फ यूटिलाइज हो रहा है वो आधी साइकिल का हो रहा है। ये यूं कह लीजिए, आउटपुट में क्या है, आधी साइकिल ही काम आ रही है, आधी साइकिल ही आपको मिल रही है, ठीक है ना। और फुल वेव में क्या है, दोनों साइकिल मिलती है ना, दोनों साइकिल मिलती है, दोनों साइकिल मिलती है। और इसमें एक साइकिल या फिर आधी तो क्या होगी, एक साइकिल, या आधी बोल सकता हूं तो एक साइकिल। क्यों, क्योंकि एक साइकिल में क्या होता है भाई, एक वन साइकिल होती है ना, वन साइकिल, उसमें क्या होता है, पॉजिटिव साइकिल होती है और एक नेगेटिव साइकिल होती है, ये दोनों होती है, ठीक है ना।
तो इसमें दोनों यूज होती काम आती है, या यूं कह लीजिए दोनों हमें आउटपुट में मिल जाती है, कौन सी, फुल वेव में और हाफ वेव में एक साइकिल में मिलती है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, फुल वेव और हाफ वेव से सिर्फ इतना समझो। अब हम इंटर कर गए फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, और फुल वेव में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फुल वेव सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर, ठीक है ना। फुल वेव सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर उसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना, उसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखो, फुल वेव जो रेक्टिफायर होता है उसमें सर्किट की अगर बात करूं तो दो डायोड लगे रहते हैं और सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। नाम से पता लग रहा है फुल वेव रेक्टिफायर है, और कौन सा है, दो प्रकार के होते हैं, सेंटर टेप्ड और ब्रिज। तो अभी बात कर रहे हैं सेंटर टेप्ड की। तो सेंटर टेप्ड का मतलब क्या हो गया, देखो सेंटर टेप्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ थोड़ा बता देता हूँ आपको। सेंटर से एक टेपिंग निकाली गई है, एक ट्रांसफार्मर है मान लो आपके पास, और उसके सेंटर से क्या हुई आपकी टेपिंग निकाली गई है, उसको बोल देते हैं आपका क्या, सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर, यानी सेंटर से क्या एक टेपिंग निकाली गई है, ठीक है। तो ये क्या आपका टर्मिनल 1 है, ये टर्मिनल 2 है और ये टर्मिनल 3 है। ये क्या हो गया आपका सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, सेंटर से क्या है टेपिंग कर दी। अब मैं अगर बात कर रहा हूं तो देखो T1 और T2 में कुछ वोल्टेज होगा वो अलग होगा, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो अलग होगा। T2 और T3 में जो वोल्टेज होगा वो भी क्या होगा, अलग होगा, यानी यहाँ का अलग वोल्टेज है, यहाँ का अलग वोल्टेज है, और पूरे का वोल्टेज क्या है भाई, ये अलग वोल्टेज है, ठीक है ना, ये अलग वोल्टेज है। तो T1 और T2 यानी टर्मिनल T1 और T2 है, उतनी वाइंडिंग का अगर यूज कर रहा हूं तो यहाँ अलग वोल्टेज आएगा, ठीक है। इसको V1 दे दो, इसको V2 दे दो, और इस पूरे का जो वोल्टेज है VT और T1 और T3, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा आपका V3 हो जाएगा। तो इस तरीके का जो ट्रांसफॉर्मर है वो कौन सा हो जाएगा आपका, सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर होता है। तो इसमें यूज किया जाता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर होता है सेंटर टेप का, उसमें इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है ना, सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर है। इसमें क्या होता है देखो, इस सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर में क्या हो रहा है कि सेंटर से टेपिंग निकाली गई है ना, सेंटर से क्या है टेपिंग निकाली गई है। ये क्या करता है देखो, यहाँ पे एसी दे रहे हैं, यानी कि 240 वोल्टेज हम दे रहे हैं, या यूं कह लीजिए इसका जो साइनोसॉइडल वेव है वो इस तरीके से बनेगा, ये वाला इसमें दे रहे हैं। और वो क्या करेगा, सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर के आगे क्या लगे, दो डायोड लगे हुए, ठीक है ना, ये भी फॉरवर्ड बायस में और ये भी फॉरवर्ड बायस में, ठीक है ना। तो देखो अब क्या हो रहा है, मैं इसका डायग्राम को समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना। जब मैं इसमें कर रहा हूं या सप्लाई दे रहा हूं किसमें, ट्रांसफॉर्मर में, तो देखो टेपिंग मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो देखो ये प्लस आया तो प्लस यहाँ से निकल गया ना भाई, इससे तो अलाउ करेगा, डायोड बोलेगा प्लस तुम जा सकते हो, तो प्लस यहाँ पे आ गया। अब ये माइनस इधर नहीं जाएगा, तो इसको प्लस तो मिल गया, अब इस जो रेजिस्टेंस लोड लगा हुआ है बीच में, इसको माइनस किसके थ्रू मिलेगा, तो वो मिलेगा इस ट्रांसफॉर्मर की जो टेपिंग है, वो वाली टेपिंग वाइंडिंग है वो किसका काम कर रही है, एज ए ग्राउंड का काम कर रही है। ये टेपिंग है वो किसका काम कर रही है, एज ए ग्राउंड का काम कर रही है, ग्राउंड का काम कर रही है, ठीक है ना। तो इस रेजिस्टेंस लोड को जो यहाँ बगल लगा हुआ है, उसको इस डायोड के थ्रू प्लस तो मिल गया, इसको माइनस कौन दे रहा है, इसको माइनस ये ग्राउंड कौन दे रहा है, आपका सेंटर टेप्ड ट्रांसफॉर्मर की टेपिंग दे रही है, ठीक है ना। इतना सा आपको ध्यान रखना है। सपोज करो यहाँ पे जब साइकिल चेंज हुई, यानी ऊपर वाली आ रही थी अब नेगेटिव वाली आई, यानी पहले नेगेटिव आई तो मैं यहाँ प्लस की जगह क्या लिख दूं, मान लो नेगेटिव आई है यहाँ पे, तो क्या लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, नेगेटिव लिख दिया, ठीक है ना, नेगेटिव लिख दिया। अब क्या हुई, नेगेटिव आ गई, अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और पहले इसका जस्ट उल्टा सी आपको बता दिया मैंने, ठीक है ना। जब नेगेटिव आई तो ये डायोड भेजेगा क्या, ये डायोड अब नहीं भेजेगा, अब ये बोलेगा अब नहीं जाने दूंगा। पहले तुम जा सकते थे क्योंकि तुम प्लस थे, पॉजिटिव थे, अब तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम नेगेटिव आ गए हो। तो यहाँ पे जब माइनस है, यहाँ पे जब प्लस है, तो अब ये प्लस तो जाने देगा, तो प्लस इसके थ्रू क्या हो गया, इसको प्लस मिल गया, यानी रेजिस्टेंस लोड को तो फिर प्लस मिल गया। एक बार ये डायोड यूज हो रहा है, एक बार ये डायोड यूज हो रहा है, ठीक है ना। यानी पॉजिटिव जब आ रही है तब तो D1 डायोड काम आ रहा है, और जब नेगेटिव आ रही है तो D2 काम आ रहा है। रेजिस्टेंस लोड को D1 से भी प्लस मिल रहा है और D2 से भी प्लस मिल रहा है, और माइनस दोनों कंडीशन में कौन दे रहा है आपको, सेंटर टेप वाली टेपिंग दे रही है, वो हमेशा क्या है, रेजिस्टेंस लोड को माइनस दे रही है, या यूं कह लीजिए उसको नेगेटिव वाला पोर्शन पूरा करवा रही है। इस तरीके से आउटपुट में हमें क्या मिल जाता है, आउटपुट में हमें पल्सेटिंग डीसी मिल जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लो आपका क्या है, कैसे है मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, और देखो कि इसका आउटपुट है वो किस तरीके से बन रहा है। देखो जो आपका D1 डायोड है, ठीक है, D1 डायोड है, देखो जब ये D1 वाला काम करेगा तो पॉजिटिव को जाने देगा, तो मैंने पॉजिटिव को जाने दिया, ठीक है। नेगेटिव डैश डैश आनी चाहिए थी, पर नेगेटिव नहीं आ रही है, डैश डैश क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि उस मोमेंट में आपका सेंटर टेपिंग वाली काम कर रही है। या इसमें जब नेगेटिव आया तो ये नहीं जाने देगा ना भाई, यहाँ पे प्लस है, सपोज करो यहाँ पे क्या है, प्लस है, और यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो जब प्लस वाला जा रहा है तो D1 काम कर रहा है, D2 काम नहीं कर रहा है। और जैसे यहाँ पे माइनस हुआ,
जैसे यहाँ पे क्या हुआ, माइनस हुआ तो कौन काम करने लग गया, D2 करने लग गया, यानी माइनस वाली किसके कारण आ जाएगी, D2 के कारण आ जाएगी। तो ये भी हमें यहाँ पे दिखाएगी। तो इस तरीके से क्या है आपका आउटपुट बनेगा, किसका, फुल वेव रेक्टिफायर, कौन सा, सेंटर टेप्ड, ठीक है, कौन सा, सेंटर टेप्ड। इस तरीके से आपका क्या है आउटपुट बनेगा, यानी ये भी आएगी इसमें और माइनस वाली भी आएगी और ये भी आएगी और माइनस वाली भी, यानी इसको भी क्या कर देगा, ऊपर दिखा देगा। अब इसी को आपने क्या करना है, प्योर बनाना है। मान लो इसको प्योर बनाने का मतलब सेंस इतना ही है कि इसको यहाँ बनाओ, ये जो स्लोप बने हुए हैं, ये जो डाउनफॉल में जा रही है, या वोल्टेज का घटता हुआ क्रम, एम्पलीट्यूड का घटता हुआ क्रम दिख रहा है, इसको हमें स्टेबल करना है। तो हम क्या करेंगे, वही बात है, या तो आईसी रेगुलेटर लगाएंगे या फिर फिल्टर करेंगे इसको, तो कैपेसिटर का यूज हम करने वाला है, ठीक है ना। पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 डायोड कंडक्ट करता है, ये हमने बता दिया। जब पॉजिटिव आएगा तो ये काम करेगा D1, नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 कंडक्ट करता है, यानी नेगेटिव में कौन करेगा, D2 करेगा, ठीक है ना। यहाँ अगर नेगेटिव होगा, यहाँ अगर नेगेटिव होगा तो कौन काम करेगा, D2 काम करेगा, ठीक है ना, D2 काम करेगा, ठीक है। दोनों हाफ साइकिल यूज होते हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आउटपुट स्मूथ होता है और आउटपुट भी क्या आएगा, स्मूथ आएगा। सपोज करो ना, ये तो किसका है, फुल वेव का है ना, फुल वेव रेक्टिफायर का है, ठीक है ना। अब सपोज करो हाफ का आपने देखा था, हाफ वेव रेक्टिफायर का, उसका किस तरीके से आ रहा था, इस तरीके से देखा था कि नहीं देखा था, बताओ एक बार। फिर यहाँ पे डॉट डॉट आएगा, फिर यहाँ पे इतना, तो ये स्मूथ नहीं है। और ये क्या है, कंटिन्यूस है, तो क्या हो जाएगा, स्मूथ है, क्योंकि वहां पे तो ये कट ही जा रही थी, क्लिप ही हो रही थी, वहां पे दूसरा कोई डायोड यूज नहीं आ रहा था, वहां पे तो सिंगल एक डायोड से ही काम हो रहा था ना, वहां पे तो सिंगल एक डायोड से ही काम हो रहा था, दूसरा कोई यूज आ नहीं रहा था, यहाँ पे दो डायोड यूज हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपका क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर काम करता है, वर्क करता है, ठीक है ना। इसका डायग्राम कैसे बना सकते हो वो भी आपको बताता हूँ। देखो, एक क्या करो, ट्रांसफॉर्मर बनाना है, ठीक है ना। अब तो याद ही रख लो भाई, ट्रांसफॉर्मर कौन सा, नाम से ही पता लग रहा है, सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर पूछा ना हमें, या सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं, तो सेंटर से टेपिंग निकाल दो। ये एसी मेन सप्लाई है या फिर इसका इनपुट है, तो एसी मैन इनपुट, मैन इनपुट, ठीक है ना। और यहाँ से मैंने क्या करा, एक डायोड लगाया, ठीक है ना। डायोड का क्रम देख लो किस तरीके से लगा रहा हूँ, फॉरवर्ड बायस में होने चाहिए दोनों डायोड, ठीक है। फिर मैं दोनों को कॉमन कर दूंगा, ध्यान से देख लो, कॉमन कर दिया और इसको भी मैं क्या कर दूंगा, बाहर निकाल लूंगा, ठीक है। इनको कॉमन कर दिया, यहाँ मैं बाहर लेके आ गया, ठीक है ना। ये मैंने पूरा डायग्राम बनाया, आपके एक सर्किट बनाते हैं ना पीसीबी पे, तो उसको रन कर सको उस तरीके से। मैंने यहाँ बीच में क्या लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया, जिसके द्वारा क्या कर सकते हो, आप आउटपुट में प्योर डीसी पा सकते हो। फिर मैं क्या करूंगा, एक रजिस्टर लगाऊंगा। डायग्राम मैंने आपको समझा दिया है, पर ये डायग्राम आप क्या कर सकते हो, अपना प्रैक्टिकल पीसीबी पे आप बनाना चाह रहे हो तो उसको आप बना सकते हो, ठीक है ना। पीसीबी पे डिजाइन करना है आपको, तो इसको बना के आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इनकी वैल्यू भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। चलो, ये क्या होगी आपकी एलईडी। फिर ये आउटपुट के लिए दो सेक्शन, दो टर्मिनल निकाल के छोड़ सकते हो। ये एज इट इज आप अगर सर्किट पीसीबी पे डिजाइन करते हो तो ये चलेगा भी, ठीक है ना। इस ट्रांसफॉर्मर, ये जो ट्रांसफॉर्मर है, ये सेंटर टैप है, इसकी वैल्यू मैं आपको बता दूं, 12012 का आप ट्रांसफॉर्मर ले लेना, ठीक है ना। 12012 का एसी मेन सप्लाई 240 वोल्टेज इसको दे रहे हो ना, 240 वोल्टेज। तो इसमें तीन टर्मिनल है, यानी मैं कहूं ए बी और सी, ठीक है ना। तो बी है वो ग्राउंड का है और ए और बी है क्या, वो फेज के हैं, या न्यूट्रल का है और ये दोनों फेज के हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ए बी पे वोल्टेज आपको मिलेगा ना, ए और बी पे वो मिलेगा आपको 12 वोल्टेज, ठीक है ना। और मैं बात कर रहा हूँ बी और सी पे, बी और सी पे जो वोल्टेज मिलेगा वो भी मिलेगा आपको 12 वोल्टेज। अगर मैं बात करूँ ए और सी पे तो वो मिलेगा आपको 24 वोल्टेज, ठीक है ना, 24 वोल्टेज। तो ये तो आपका ट्रांसफॉर्मर का काम हो गया। दोनों डायोड लेने हैं, वो लेना आपका 1N00, सॉरी 1N4007, ठीक है। फिर कैपेसिटर की बात करें तो कौन सा है, डायोड ले लिया आपने, ट्रांसफॉर्मर ले लिया, वैल्यू मैंने लिख दी है, और 1N4007, ठीक है। फिर उसके बाद कैपेसिटर, तो कैपेसिटर कौन सा लेना है आपको, कैपेसिटर लेना है आपको इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। और वो लेना है आपको 100 से 200 माइक्रो फेरेड का। इस वैल्यू से आप कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे आर और ये सी और ये एलईडी, ठीक है, ये डायोड डायोड हो गया, ये D1 हो गया और ये D2 हो गया, वो ट्रांसफॉर्मर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बात करें, रजिस्टर कितने का लेना है आपको, रजिस्टर की बात करें तो आपको 1 किलो ओम का ले लेना है, ठीक है। उसके बाद एलईडी ले लेनी है, ठीक है ना, पीली हो, है ना, या फिर ब्लू हो, व्हाइट हो, व्हाइट ही लेना क्योंकि व्हाइट क्या है, थोड़ा ज्यादा वोल्टेज झेल देती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सर्किट बना सकते हो और यहाँ पे सर्किट आपका रन हो जाएगा और यहाँ पे आपका आउटपुट में
डीसी वोल्टेज भी मिलेगा, आउटपुट में डीसी वोल्टेज भी मिलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप अपना सर्किट भी बना सकते हो। साथ देखो सर्किट एक्सप्लेन कर रहे हैं और सर्किट कैसे बनता है, कैसे काम कर रहा है, वो चीजें भी आपको हमने बताई है। जब इसमें यहाँ पे प्लस आएगा तो प्लस जाएगा, ठीक है ना। प्लस जा कहाँ रहा है, देखो हमने कॉमन किया, ये ऊपर से वायर है ना, इसका शॉर्ट नहीं है भाई, ये ध्यान रखना। जब भी मान लो फॉर एग्जाम्पल एक वायर है ना, ये वायर है, मान लो इसके ऊपर से वायर लाऊंगा मैं, तो इसको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है ना। इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, इसका मतलब इसके ऊपर से है ये वायर, ठीक है ना। मैं क्रॉस कर दूंगा मान लो, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों वायर यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये जुड़ गए, यहाँ पे चारों वायर ऐसे जुड़ गए, तो वो नहीं दिखाना है। यानी ऊपर से आया हुआ, नीचे वाला अलग वायर है और ऊपर से पूरा शॉर्ट नहीं है, अलग अलग है, दोनों वायर सेपरेट है, ठीक है ना। तो देखो ये वाला यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना, तो देखो यहाँ पे जब प्लस दिया मैंने तो प्लस आया बाहर, तो प्लस यहाँ आया, ठीक है ना। उस टाइम पे यहाँ नेगेटिव था तो नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, तो नेगेटिव का काम कौन कर रहा है, ये कर रही है। तो नेगेटिव कहाँ, देखो नेगेटिव इसके थ्रू कहाँ मिल रहा है हमें, यहाँ नेगेटिव मिला, और प्लस इसके थ्रू आया तो प्लस हमें यहाँ मिला, ठीक है ना। दूसरे मोमेंट में देखते हैं, यहाँ नेगेटिव है यहाँ प्लस है, तो प्लस तो यहाँ से क्या चला गया ऊपर और यहाँ प्लस आ गया, और नेगेटिव में कौन काम कर रहा है, ये आपकी जो आपका टेपिंग है वो काम कर रही है, वो नेगेटिव कहाँ गया, यहाँ आ गया। इस तरीके से आपको सर्किट को बनाना है, ध्यान से समझना है। सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें, मैथमेटिकल फॉर्मूला एवरेज डीसी वोल्टेज क्या होता है, किसकी बात हो रही है, फुल वेव रेक्टिफायर की बात हो रही है ना, फुल वेव रेक्टिफायर की बात हो रही है। फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर की बात हो रही है, ठीक है ना, रेक्टिफायर की बात हो रही है। अब इसमें बात कर रहे हैं एवरेज डीसी वोल्टेज, यानी औसतन डीसी वोल्टेज कितना होता है किसका, फुल वेव रेक्टिफायर का। तो वो होता है आपका VDC बराबर क्या हो जाएगा, 2Vm बाई पाई। और वहां क्या था, हाफ में क्या था, हाफ में क्या था बताओ भाई, हाफ में क्या था, Vm बटे पाई था, हाफ में क्या था, Vm बटे पाई था। फुल में क्या हो जाएगा, VDC बराबर 2Vm बटे पाई, 2Vm बटे पाई हो जाएगा। इफिशियंसी की बात करें तो सीधी डबल हो रही है ना, कितनी हो रही है, सीधी डबल हो रही है, इसका मतलब 81.02 सॉरी 81.81.2%, 81.2% इफिशियंसी या फिर दक्षता किसकी, फुल वेव रेक्टिफायर की। और फुल वेव में कौन सा है आपका, फुल वेव में कौन सा है आपका, सेंटर टाइप, तो उसकी भी उतनी होती है, ठीक है ना, क्योंकि फुल वेव तो फुल वेव होता है। रिपल फैक्टर की बात करें तो इसका कम होता है, यानी रिपल फैक्टर कितना होता है इसका, 0.482, ठीक है ना, 0.482। और हाफ का कितना होता था, 1.21, है ना, आर का मान क्या था, 1.21 था। अगली बात करें पीक इनवर्स वोल्टेज की, या पीक इनवर्स वोल्टेज क्या आता है यहाँ पे, PIV का मान है वो कितना हो जाएगा, 2Vm, क्या हो जाएगा, 2Vm हो जाएगा। और हाफ में क्या था भी बताओ, है हाफ में क्या था, Vm था, क्या था भी, Vm था ना, Vm था। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या था, Vm था। फुल में क्या हो जाएगा, 2Vm हो जाएगा। ये सारी चीजें भी आपको क्या रखनी है, भी ध्यान रखनी है। चलिए आगे है डिसएडवांटेज ऑफ सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर, यानी कि मैं बता रहा हूं ना, हर एक चीज की कमी होती है, हर एक चीज का नुकसान होता है। जिस तरीके से फायदा होता है उस तरीके से उस चीज का नुकसान भी होता है, ठीक है ना, नुकसान भी होता है। और धीरे धीरे आप लोगों को ये चीज समझ में भी आने लगेगी कि किसी भी चीज का कितना फायदा होता है तो उसका नुकसान भी कितना होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर, यानी हमें हानि है वो हमने मेंशन कर रखी है। देखो क्या होती है, सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। देखो सबसे पहले तो ये जो आपका रेक्टिफायर होता है ना, सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर, तो इसमें सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। इसमें नॉर्मल ट्रांसफार्मर हमें यूज नहीं करना होता है, ठीक है ना, यूज नहीं करना होता है नॉर्मल ट्रांसफार्मर। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि उसके बिना ये बनेगा ही नहीं, टेपिंग वाला ट्रांसफार्मर इसमें रिक्वायर्ड है। तो ये इसका क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया, ठीक है ना। स्पेशल ट्रांसफार्मर चाहिए इसलिए कॉस्ट ज्यादा होती है, इसकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, फिर ज्यादा हो जाएगी। हाई पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, इसका हाई होता है, यानी हर डायोड पर 2Vm PYV लगता है, इसलिए हाई रेटिंग डायोड चाहिए। यानी इसमें पीक इनवर्स वोल्टेज है वो भी क्या होता है, इसका हाई होता है, इसलिए क्या है, हाई रेटिंग वाले डायोड की हमें जरूरत है, इसलिए इसका भी ये ड्रॉबैक है। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन भी क्या होता है, इसका कम होता है। हर हाफ साइकिल में वाइंडिंग का आधा हिस्सा ही काम करता है, वाइंडिंग का आधा हिस्सा ही इसमें काम आ रहा होता है। साइज और कॉस्ट भी ज्यादा होती है। ट्रांसफार्मर बड़ा और बल्कि होता है। किसके कंपैरिजन में, बड़े का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा हो गया, देखो सर ये तो पहाड़ जितना बड़ा है, वो बात नहीं कर रहे। नॉर्मल ट्रांसफार्मर से थोड़ा सा बड़ा होता है, कौन, आपका सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, और बल्कि भी होता है। वोल्टेज रेगुलेशन कमजोर होता है, इसका लोड बदलने पर आउटपुट वोल्टेज ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, यानी लोड बदलेगा
तो इसका आउटपुट वोल्टेज है वो भी क्या करेगा, आपका फ्लक्चुएशन दिखाएगा या बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन इसमें देखने को मिलेगा। तो इसका क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन भी है वो कमजोर होता है। और अगर आपको जानना है ट्रांसफॉर्मर के बारे में, तो ट्रांसफॉर्मर के पार्ट 1, 3 पार्ट हमने बनाए ना, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। वहां जाके आप ट्रांसफार्मर को और अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो। 3 पार्ट में हमने ट्रांसफार्मर को कंप्लीटली खत्म कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। हमने सर्किट भी बना दिया है, उसी को आप पीसीबी भी डिजाइन करके रन करके देख सकते हो, चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको 100% आपका सर्किट चलेगा। कैपेसिटर की वैल्यू जितनी आप बढ़ाते जाओगे उतना ही आपका डीसी है वो स्मूथ होता जाएगा, या यूं कह लीजिए प्योर डीसी आने का चांसेस, प्योर डीसी आना मैक्सिमम होता जाएगा, है ना। प्योर डीसी की तरफ आप बढ़ते जाओगे जैसे जैसे कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, ठीक है। और चलिए, अगला है ब्रिज रेक्टिफायर, यानी कि ये जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है, इसमें जो दो हमने बताए थे, एक सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर और एक होता है आपका ब्रिज रेक्टिफायर। तो इससे पहले हमने सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर की बात करी है। ये ब्रिज रेक्टिफायर भी है, ये भी किस में आता है, आपका फुल वेव रेक्टिफायर में ही आता है, फुल वेव रेक्टिफायर में ही आता है, यानी इसको बोला जाता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है ना। 4 डायोड इसमें उपयोग किए जाते हैं, नो सेंटर टेप रिक्वायर्ड, यानी इसमें किसी भी प्रकार की सेंटर टेप की कुछ जरूरत नहीं होती। इसमें किससे काम चल जाता है भाई, आपका नॉर्मल जो आपका ट्रांसफॉर्मर होता है ना भाई, नॉर्मल जो ट्रांसफॉर्मर होता है उससे आपका क्या होता है, काम चल जाता है इसमें, ठीक है। देखिए, इसका डायग्राम इस तरीके से है, यानी ब्रिज के रूप में क्या है, एक आपका सर्किट बना हुआ है पूरा, ब्रिज के रूप में इसको बनाया गया है, ठीक है ना। एक ब्रिज के रूप में 4 डायोड लगे हुए हैं, काम कर रहा है। एसी का हम सिग्नल दे रहे हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, एसी का हमने सिग्नल दिया है। एसी सिग्नल है ये 220 या फिर 240 वोल्टेज है एसी का, एसी मेन सप्लाई है ये, ठीक है ना। एसी मेन सप्लाई वो कहाँ जा रही है, ब्रिज रेक्टिफायर में जा रही है, ठीक है ना, ब्रिज रेक्टिफायर में जा रही है। ये D1 है, D2 है, D1 डायोड है, D2 डायोड है, D3 है, ठीक है। ये D3 हो गया आपका, और ये D4 हो गया, 4 डायोड लगे हुए हैं। ये क्या है, रेजिस्टेंस R1 जो रेजिस्टेंस लोड है, और लास्ट में कैपेसिटर लगाया है। इसका क्या काम होता है, फिल्टर का काम होता है, मैं इसको कंप्लीटली आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि यहां से मान लो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ प्लस है, ठीक है ना, और यहाँ माइनस है, तो जब प्लस वाला आया तो वो कहाँ जाएगा, ये वाला रिवर्स बायस है ना। देखो, इसको मैं डायग्राम को नीचे बना रहा हूँ, ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसी को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यही चीज लगी हुई है इसमें, ठीक है। ये आया यहाँ पे, ये आया यहाँ पे, फिर इस तरीके से एक डायोड है, दूसरा इस तरीके से एक डायोड है, ठीक है। इस तरीके से एक डायोड है, और इस तरीके से एक डायोड है, ठीक है। और इस तरीके से ये दो सप्लाई में गए हुए हैं, यानी इधर से क्या है, आपकी एसी मेन सप्लाई आ रही है, एसी मेन सप्लाई आ रही है, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, एक ये और एक ये आपका आउटपुट सेक्शन हो गया, या फिर आउटपुट हो गया। तो देखो, यहाँ से जब प्लस है, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने प्लस माना और यहाँ माइनस है, तो जब ये प्लस आएगा आएगा प्लस, तो कहाँ जाएगा ये, कहाँ जाएगा बताओ, है प्लस कहाँ जाएगा। जब ये प्लस आया तो ये नीचे गया, ठीक है। अब प्लस जा रहा है तो प्लस इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, तो इधर तो रिवर्स बायस पड़ा है, यानी मैं इसको D1 बोल दूं, D2 बोल दूं, है ना। इसकी तरह लिख लेते हैं D1 D2, और ये D3 हो गया आपका, ये D3 है, और ये D4 है ना। तो देखो, जब ऊपर प्लस था तो ये नीचे गया, तो D1 की तरफ तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो ब्लॉक है ना, रिवर्स बायस है ये डायोड, तो ये D2 में जाएगा। यानी जो प्लस है वो कहाँ जा रहा है, एक तो D2 में जा रहा है, ठीक है, D2 में जा रहा है। यानी यहाँ पे जो प्लस आया वो किसके कारण आया है, D2 के कारण आया है, ये D2 इसको लाया है यहाँ तक, ठीक है। नीचे माइनस है उस मोमेंट में, तो माइनस यहाँ आया और कहाँ जाएगा, D3 में जाएगा, क्योंकि D2 में जाएगा, D4 में जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस हो गया। तो माइनस वाला कहाँ जाएगा, आपका D3 में जाएगा, क्योंकि रिवर्स बायस है। तो D3 में जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया, आपका माइनस आ गया। तो माइनस किसके कारण आया, D3 के कारण। यानी कि पहले अगर इस तरीके से साइकिल आ रही है कि प्लस और माइनस है, तो उसमें दो डायोड काम कर रहे हैं आपके, D2 और D3, है ना। इतनी बात आप समझो। मान लो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया प्लस की जगह, यहाँ पे प्लस माइनस की जगह प्लस कर दिया, उल्टी कर दिया साइकिल को, यानी साइकिल इस तरीके से आ रही है, या साइकिल इंटरचेंज होगी ना। अब चेंज हुई साइकिल, तो क्या हुआ, जब माइनस आया तो माइनस कहाँ जाएगा, D1 में जाएगा, ठीक है ना, D1 में जाएगा, क्योंकि D2 अब इसको ब्लॉक कर देगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है। तो D1 माइनस किसके कारण आया,
D1 के कारण, माइनस किसके कारण, D1 के कारण, ठीक है। अब प्लस किसके कारण आएगा, देखो जब प्लस यहाँ है तो प्लस जाएगा तो कहाँ जाएगा, प्लस इधर तो जा नहीं सकता तो D4 में जाएगा, तो प्लस किसके कारण, D4 में, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपका साइकिल प्लस और माइनस वाली आ रही है तब आपके दो डायोड काम कर रहे हैं, D2 और D3। जब आपका माइनस और प्लस साइकिल जब चेंज हो रही है तो कौन कर रहे हैं, D1 और D4। इतनी सी बात मैं आपको इससे समझाना चाह रहा हूँ। इस ब्रिज में दो डायोड एक मोमेंट पे काम करते हैं और दो डायोड ऑफ रहते हैं, ठीक है ना। दो डायोड एक मोमेंट पे काम करते हैं और दो डायोड ऑफ रहते हैं, ठीक है ना। तो सेम उसी तरीके से अगर यहाँ प्लस है और माइनस है तो कौन काम करेगा, अगर प्लस है तो D2 पास करवा देगा, तो D2 तो अंदर प्लस जाने देगा, ठीक है ना। D1 रिवर्स हो गया, ये नहीं जाने देगा, माइनस होगा। इस तरीके से होके जो D1, D2, D3, D4 इनमें से दो दो डायोड वर्क करके दो दो डायोड ऑफ रह के इस तरीके से आउटपुट में हमें क्या है, प्लस और माइनस मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पॉइंट है या यूं कह लीजिए ये R1 लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस और माइनस आ गया। वो प्लस और माइनस क्या है, आपका पल्स सेटिंग डीसी है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लोड पे जो आ रही है वो किस प्रकार की है भाई, पल्स सेटिंग डीसी टाइप की आपकी क्या है, आउटपुट है ना, आउटपुट है। पल्स सेटिंग क्या है, डीसी आउटपुट है वो, ठीक है ना। अब ये कैपेसिटर क्यों लगाया है, कैपेसिटर इस पल्स सेटिंग को स्मूथ करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, कि पल्स सेटिंग जो डीसी थी उसमें से क्या है मेरे को प्योर डीसी मिल जाए, या फिर क्या है वो एसी का जो कंपोनेंट है वो कंप्लीटली या यूं कह लीजिए ऑलमोस्ट हट जाए उससे, ठीक है। तो देखो जब ये जो आउटपुट था वो किस तरीके से बन रहा था, वो आउटपुट आपका इस तरीके से बन रहा था, ठीक है ना। इस तरीके से आपका आउटपुट बन रहा था, है ना। अब अगर मैं कैपेसिटर लगा दूंगा तो वो आउटपुट किस तरीके का होने की कोशिश करेगा या हो जाएगा, बताओ है वो किस तरीके का हो जाएगा कि इसको ऊपर होल्ड करेगा, या यूं कह लीजिए कि जो पहले यूं बन रहा था वो क्या होगा, इस तरीके से ऊपर बनने की कोशिश। अब मैं वोल्टेज रेगुलेटर वो लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एकदम स्मूथ डीसी आपका बनता जाएगा, ठीक है। पल्स सेटिंग डीसी इस प्रकार का है, ठीक है। प्लस किसके कारण आ रहा है, माइनस किसके कारण आ रहा है, ये चीजें मैंने आपको उस डायग्राम के माध्यम से बताई है, ठीक है ना। वर्किंग क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में दो डायोड कंडक्ट करते हैं, ये चीज मैंने आपको बता दी है कि कौन से दो डायोड कंडक्ट कर रहे हैं किस मोमेंट पे और किस में ऑफ रहते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल में अदर दो डायोड है वो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। लोड करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी लोड करंट है वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लो करेगा। ये चीज आपको क्या करनी है भाई, नोट डाउन करनी है, ध्यान रखनी है, चीजों को देखते रहना, समझते रहना, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है आपके ब्रिज रेक्टिफायर में, ठीक है ना। इसमें आपका किसी भी प्रकार का कोई सेंटर टेप रिक्वायरमेंट है वो आपको नहीं चाहिए, सेंटर टेप की इसमें जरूरत नहीं रहती है, ठीक है ना। इसको थोड़ा और इजी करते हैं ना, और इजी करते हैं इसका मतलब क्या है कि इसको थोड़ा सा और इजी वे में बनाते हैं। आप सीधा सीधा समझो कि मेरे को इसमें क्या क्या चाहिए, नॉर्मल एक ट्रांसफॉर्मर चाहिए तो मैं एक नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है ना। नॉर्मल क्या कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्मर बना देता हूँ। नॉर्मल का मतलब किसी भी प्रकार की कोई सेंटर टेपिंग ट्रांसफॉर्मर वो नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, एसी 240 वोल्टेज, ठीक है ना, वो आया। अब मैं डायोड लगाता हूँ। अब देखो डायोड में आपको सिंपल सिंपल इतना समझो कि मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक कर रहा हूँ ए और बी पे, ठीक है ना, ए और बी पे। बना क्या रहे हैं भाई, एक बार लिख देता हूँ, ब्रिज रेक्टिफायर हम बना रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर। तो देखो ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका ए, ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका बी। तो जब मैं ए और बी पे वोल्ट मीटर से वोल्टेज चेक करता हूं या मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करता हूं, तो ये स्टेप डाउन अगर ट्रांसफॉर्मर लगाया है मैंने तो ये स्टेप को डाउन कर देगा। और यहाँ पे अगर वोल्ट मीटर से मैंने चेक किया तो मैंने पाया कि ए बी पे कितना वोल्टेज है भाई, वो 20 वोल्टेज है फॉर एग्जांपल। यानी मैंने जो था 240 को मैंने 20 में कन्वर्ट कर लिया है, 20 में स्टेप उसके डाउन कर लिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो जो एक आपका ए वाला और बी वाला पॉइंट है, यानी इसको मैं पेस कह सकता हूँ, उसको न्यूट्रल कह सकता हूँ, ठीक है, एक प्लस कह सकता हूँ, उसको माइनस कह सकता हूँ, ठीक है। हालांकि इसमें तो चेंज होती रहती है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि चार डायोड लेने हैं, तो चार डायोड को इस तरीके से ले लो आप। एक को आप फॉरवर्ड बायस लगा दो, एक को आप रिवर्स बायस लगा दो, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर बनाने का सिंपल और आसान तरीका बता रहा हूँ। ब्रिज बनाने की जरूरत नहीं रहेगी आपको, आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, ब्रिज आप बना सकते हो, ठीक है। फिर वापस से एक डायोड फॉरवर्ड, एक फिर रिवर्स पोलैरिटी में, इस तरीके से आप चार डायोड बनाओ। यहाँ तक इसको छोड़ दो, यहाँ तक चार डायोड बना लो, ठीक है ना। अब इनको समझो, डायोड्स को, इनको समझना कुछ नहीं है। देखो एक फॉरवर्ड बनाओ, एक रिवर्स बनाओ, एक फॉरवर्ड बनाओ, एक रिवर्स बनाओ, इतना कर लो, कुछ नहीं करना, इतना कर लो। इन दोनों को कॉमन कर दो और इन दोनों को कॉमन कर दो, कर दिया, इतना ही किया, अभी तो कुछ नहीं किया। मैंने क्या करा है कि एक प्लस को और एक माइनस को कॉमन कर दिया, एक प्लस को और एक माइनस को कॉमन कर दिया। मुझे ये पता चल गया कि प्लस और माइनस पे तो सप्लाई देनी है मेरे को, प्लस और माइनस पे क्या करना है, मेरे को सप्लाई देनी है।
और यहाँ पे भी क्या है, प्लस और माइनस पे क्या है, मेरे को सप्लाई देनी है। यानी कि ये प्लस और माइनस पे एक इस पे और प्लस और माइनस पे एक ये सप्लाई इस पे, इस तरीके से देनी है। आउटपुट कैसे निकालना है, देखो यहां से अगर प्लस जाएगा तो इधर प्लस ही तो निकलेगा, ठीक है। यहां से कौन जा सकता है, माइनस जा सकता है, तो कौन निकलेगा, माइनस निकलेगा। यहां से प्लस जा सकता है तो यहाँ कौन निकलेगा, प्लस निकलेगा। यहां से माइनस जा सकता है तो कौन निकलेगा, माइनस निकलेगा। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? तो जिन जिन से प्लस निकल रहा है उन दोनों को कॉमन कर दो, तो मुझे पता चल गया कि इससे क्या निकल रहा है भाई, प्लस निकल रहा है। यानी इससे और इससे प्लस निकल रहा है तो मैंने कॉमन कर दिया और आगे ले गया कि यहाँ पे जो आएगा वो प्लस आएगा। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है। माइनस इससे निकल रहा है, इससे निकल रहा है, दोनों को मैं कॉमन करूंगा तो यहाँ से इस तरीके से बनाना भी, ठीक है ना। ऐसे ऊपर से ही नहीं लाना है, ऊपर से लाओगे तो वो शॉर्ट हो जाएगा, तो इससे कौन निकलेगा, वो माइनस निकलेगा। मेरे को एक बात समझ में आएगी कि प्लस कहाँ से निकल रहा है, माइनस कहाँ से निकल रहा है। कनेक्शन इस तरीके से करना है, आपको कुछ रटना नहीं है, कुछ ये मान के चलो आपको समझना सारी चीजों को, ठीक है ना। आपको चीजों को समझते रहना है। यानी प्लस और माइनस पे सप्लाई का एक प्लस आएगा या फेज आएगा, प्लस और माइनस पे सप्लाई का न्यूट्रल आएगा, इस तरीके से आपको बनाना है। तो प्लस और माइनस पे किया मैंने, प्लस और माइनस पे किया मैंने। ब्रिज ना बनाओ तो आप इसको इजीली आप समझ सकते हो, बना सकते हो सर्किट पे, पीसीबी पे, और ये बना के आप वेरीफाई कर सकते हो 100% आपका चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो प्लस और माइनस पे अब मैं अगर वोल्टेज चेक कर रहा हूँ तो मेरे पास पल्स सेटिंग डीसी का वोल्टेज वो आ रहा है। अब मैं क्या करूँ, उसको स्मूथ करूँ तो मैं फिल्टर लगाऊंगा, तो यहाँ क्या करूंगा, मैं एक कैपेसिटर लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं पैरेलल में क्या कर दूंगा, एक कैपेसिटर लगा दूंगा, ठीक है। ये कैपेसिटर क्या करेगा, उसके रिपल को कम करेगा, ठीक है। जो हमने हाफ वेव में पढ़ा था वही चीज है। फिर इसको आगे ले जाऊंगा, यहां मैं क्या लगा दूंगा, एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा। इस रेजिस्टेंस के सीरीज में क्या लगा दूंगा, मैं एक एलईडी लगा दूंगा, ठीक है। ये एलईडी लग गई, ठीक है। और यहाँ पे मैं दो टर्मिनल छोड़ दूंगा जो क्या करेंगे, मेरा आउटपुट वोल्टेज मेरे को बता देंगे, ठीक है। ये आपका 1 किलो ओम का है, ये आपकी एलईडी है, ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है वो 100 माइक्रोफेरेड का है। इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो गया, देखो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया जिसमें पोलैरिटी हो, ठीक है, यानी कि प्लस एंड माइनस होता है। एक सेरेमिक कैपेसिटर आता है जिसमें जो दाल किया था ना, दाल का दो दाना होता है उस टाइप से आता है ना, तो उसमें प्लस और माइनस नहीं होता, पर इसमें इलेक्ट्रोलाइट में प्लस और माइनस होता है। ये D1 है, D2 है, D3 है और D4 है, इस तरीके से। ये ट्रांसफॉर्मर है, कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, कौन सा, स्टेप डाउन, ठीक है। स्टेप डाउन, स्टेप को डाउन कर दिया। इस तरीके से भी आप क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से बना सकते हो आप ब्रिज रेक्टिफायर, और ये आपको हर किसी जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है, भाई आप ब्रिज रेक्टिफायर बनाइए, या फिर आप सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर बनाइए, या फिर हाफ वेव रेक्टिफायर बनाइए। सभी चीजें आपको हमने बता दी है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि इसकी मैथमेटिकल जो वैल्यूज है वो क्या होती है। इफिशियंसी की अगर बात करें तो ब्रिज की भी क्या होती है, क्योंकि ब्रिज भी क्या एक फुल ही है, ब्रिज भी क्या भाई आपका है, फुल वेव रेक्टिफायर ही है, ठीक है। ब्रिज भी क्या है, फुल वेव ही है ना, क्योंकि ब्रिज में दो आते हैं। तो ब्रिज की भी इफिशियंसी वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, किससे, हाफ से। तो कितनी हो जाएगी, 81.2% या 81.2%, ठीक है। रिपल फैक्टर की बात करें तो वही जो फुल वेव का होता है 0.482, ठीक है ना, 0.482। पीक इनवर्स वोल्टेज इसका क्या होता है, PIV बराबर क्या हो जाएगा, VM, ठीक है ना। देखो जो सेंटर टेप था ना, सेंटर टेप्ड, फुल वेव, उसका जो PIV था ना वो क्या था, 2 VM था। क्या था, 2 VM था। हालांकि ये भी तो फुल वेव है, पर ये सेंटर टाइप वाला है, ठीक है ना। और ब्रिज में क्या हो जाएगा आपका, VM ही होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। एडवांटेज की बात करें, इसके लाभ क्या है ना, इसके लाभ क्या है, किसकी तुलना में लाभ पूछ रहा है ये, आपका सेंटर टेप वाले की तुलना में ना। सेंटर टेप वाले की तुलना में लाभ क्या है, तो पहला लाभ तो यही है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई सेंटर टेप वाले ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं होती है।
लो पीआईवी रिक्वायर्ड, यानी आपने देखा भी, हमने बता दिया भी, एक लोअर पीआईवी रिक्वायरमेंट होती है। इसमें जो पीक इनवर्स वोल्टेज का मान है वो लो होता है, किससे, यानी इसमें कितना होता है, वीएम होता है, एज कंपेयर किससे, सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर से, उसमें कितना होता था, 2 वीएम होता था, ठीक है ना। ये क्या है आपका सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, और ये किसके लिए आपका, ब्रिज रेक्टिफायर के लिए, ठीक है। मोस्ट वाइडली यूज, यानी सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला रेक्टिफायर कौन सा है, ब्रिज रेक्टिफायर है। प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा ब्रिज रेक्टिफायर यूज होता है, सबसे ज्यादा उपयोग किसका होता है भाई, ब्रिज रेक्टिफायर का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। तो ये आपके मैथमेटिकल वैल्यूज है जिनको आपको याद रखना है, या यूं कह लीजिए आपको पता होनी चाहिए कि फुल वेव का क्या होता है, हाफ वेव का क्या होता है ना, ये सारी चीजें आपको जरूर से याद रहनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको फुल वेव, सॉरी, इसके अलावा आपको रेक्टिफायर के एमसीक्यूज लगाने हैं, ठीक है ना, एमसीक्यूज लगाने हैं, तो हमने रेक्टिफायर का दो पार्ट डाल रखे हैं, रेक्टिफायर पार्ट 1 और पार्ट 2। आप प्लेलिस्ट में जाते हो, डीआरडीओ की कंप्लीट प्रिपरेशन हमने करवाई है, वहां पे रेक्टिफायर के हमने सेशन करे हैं, तो उसमें 2 पार्ट आपको मिलेंगे, उसमें जाके अपने आप को चेक कर सकते हो कि आपने थ्योरी पढ़ी है और फिर आप एमसीक्यूज लगा रहे हो, तो आपको कितना कुछ समझ में आया और कितनी चीजें आप फ्रिक्वेंटली आप जवाब दे पाते हो या उनका आंसर कर पाते हो, ये चीजें आप यहाँ चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए, रिपल फैक्टर क्या होता है भाई ना, रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर होता है, यानी आर होता है, जिसको लिखते हैं आर से, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, आर से। आर क्या होता है आपका, रिपल फैक्टर होता है ना, रिपल फैक्टर, ठीक है ना। रिपल फैक्टर ये क्या होना चाहिए भाई, कम होना चाहिए, ये हमेशा क्या होना चाहिए, पहली बात तो ये जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा, कम होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्या, कौन कम होना चाहिए, रिपल फैक्टर क्या है, कम होना चाहिए। रिपल फैक्टर को आर से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, यानी ये उस चीज का फैक्टर है कि किसी भी चीज में एसी कंपोनेंट या एसी की मात्रा बट्टे डीसी कंपोनेंट, ठीक है, इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एसी कंपोनेंट बट्टे डीसी कंपोनेंट। नहीं समझ में आया, छोड़ो, इतना समझो कि आपका जो पल्स सेटिंग डीसी है, उसको ही हम क्या कहते हैं, रिपल कहते हैं, ठीक है ना। पल्स सेटिंग डीसी का मतलब क्या हो गया आपका, जिसमें एसी प्लस डीसी दोनों हो। अरे मुझे क्या चाहिए रेक्टिफायर से, मुझे क्या चाहिए, सपोज करो ना, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डीसी, और वो भी जितनी हो सके उतनी प्योर डीसी। भाई इसमें तो एसी और डीसी दोनों है, तो ये पल्सेटिंग डीसी कहला रही है, कौन सी कहला रही है भाई, पल्सेटिंग डीसी कहला रही है। और मुझे चाहिए क्या, ऑलमोस्ट क्या चाहिए बताओ, है ऑलमोस्ट क्या चाहिए मेरे को, ऑलमोस्ट प्योर डीसी चाहिए, क्या चाहिए, ऑलमोस्ट प्योर डीसी मेरे को चाहिए। ये मेरा क्या है, आउटकम है। रेक्टिफायर से मेरा इतना सा आउटकम है कि मेरे को रेक्टिफायर से कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऑलमोस्ट क्या है, प्योर डीसी चाहिए। पर रेक्टिफायर क्या करता है भाई, पल्स सेटिंग डीसी आपको आउटपुट में देता है। उस पल्स सेटिंग डीसी को कम करने के लिए मैं ब्रिज रेक्टिफायर बनाता हूं, ताकि थोड़ा क्या है उसका, या यूं कह लीजिए मैं फुल वेव रेक्टिफायर बनाता हूं, तो उससे क्या है, उसका रिपल फैक्टर है वो थोड़ा कम होता है, यानी उसमें रिपल है वो कम आती है, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात आपको। तो जैसे जैसे रिपल कम आएगी, इसका मतलब वो प्योर डीसी की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर और ज्यादा मेरे को प्योर, ऑलमोस्ट या लगभग मेरे को प्योरिटी चाहिए, तो मैं फिर क्या करूंगा, कैपेसिटर का यूज करूंगा, ऐसे रेगुलेटर्स का यूज करूंगा, उनके द्वारा प्योर बनाऊंगा उसको, ठीक है ना। तो आपको इतना समझना है कि पल्स सेटिंग डीसी को मैं क्या कर रहा हूं, प्योर की तरफ ले जा रहा हूं, इसका मतलब उसका जो रिपल फैक्टर है उसको मैं कम कर रहा हूं। अगर रिपल फैक्टर किसी भी आउटपुट का ज्यादा है, इन द सेंस उसमें एसी और डीसी की मात्रा बहुत ज्यादा है, उसमें एसी और डीसी की मात्रा बहुत ज्यादा है, इतना सब समझो। तभी तो मैं कह रहा हूं कि रिपल फैक्टर वो क्या होना चाहिए भाई, कम होना चाहिए। इसको आर से डिनोट करते हैं, आर बराबर एसी कंपोनेंट बटे डीसी कंपोनेंट, ठीक है ना। आर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ना, आर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। हाफ वेव का कितना होता है रिपल फैक्टर, हाफ वेव का कितना होता है रिपल फैक्टर, आर बराबर क्या होता है 1.21, ठीक है, और फुल वेव का कितना होता है 0.484, ठीक है ना। ये दोनों याद रखने की क्वेश्चन। रिपल फैक्टर कम किसका है, फुल वेव का, और फुल वेव का कम है रिपल फैक्टर, इसका मतलब क्या, उसकी एफिशिएंसी अच्छी है, उसका आउटपुट अब वो और ज्यादा स्मूथ है, थोड़ा और नियर है किसके, प्योर डीसी के। तो ये होता है आपका रिपल फैक्टर। अगला हम बात करें तो टेबल में हमने बता दिया है कि रेक्टिफायर और रिपल फैक्टर है, जो यहाँ लिख भी रखा है। फुल हाफ वेव का कितना होता है 1.21 होता है, फुल वेव
जो सेंटर टेप है उसकी बात कर लो 4.0482 होता है, और ब्रिज की अगर बात करें तो उसका भी कितना हो जाएगा 0.482। ठीक है, ये आपका रिपल फैक्टर होता है। इसमें आगे यूनिट नहीं होती है रिपल फैक्टर की, इतना ही होता है। ठीक है ना, यूनिट इसकी नहीं होती है। आगे बात करें तो पैरामीटर है, एक टेबल और है, पैरामीटर है, हाफ वेव है, फुल वेव और ब्रिज है। डायोड का यूज बात करें तो डायोड कितने यूज होते हैं हाफ वेव में, एक डायोड यूज होता है, सिंगल एक डायोड यूज होता है हाफ वेव में। फुल वेव में होते हैं दो, और फुल वेव में कौन सा है ये, सेंटर टाइप। ठीक है ना, सेंटर टेप, सेंटर टेप्ड फुल वेव, उसमें दो डायोड यूज होते हैं। ठीक है ना, ब्रिज में कितने होते हैं, चार डायोड यूज होते हैं। इफिशियंसी कितनी होती है, दक्षता हाफ वेव की होती है 40.6% या 40.6%। इसके डबल हो जाती है, फुल वेव की डबल हो जाती है, इसका मतलब क्या हो गया 81.2% होती है। ठीक है, और इस ब्रिज की भी कितनी होती है 81.2%, क्योंकि ये भी फुल वेव में आता है। ठीक है, रिपल की बात करें तो रिपल कम होना चाहिए, इसका मतलब है उसकी अच्छी एफिशिएंसी है ना, उसका आउटपुट अच्छा है, स्मूथ है। ठीक है, तो ब्रिज का अच्छा होता है, इसका मतलब इसका रिपल फैक्टर कम होता है, तो इसका तो क्या होता है हाई होता है रिपल। ठीक है, और रिपल होता है कितना बता दो एक बार, 1.21। ठीक है, यही होता है। चलो, फुल वेव का कितना होता है, लो होता है, कितना होता है 0.484। ठीक है, और इसका भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा 0.484। ठीक है, पीक इनवर्स वोल्टेज की बात करें तो Vm होता है, और इसका 2Vm होता है, और वापस से ब्रिज की बात करें तो इसका भी Vm होता है। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर यूज होता है इसमें, इसमें सेंटर टेप वाला यूज होता है फुल वेव सेंटर टेप में, और ब्रिज में भी क्या है आपका नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर यूज होता है। इस तरीके से आपको सारी चीजें हमने बता दी, ये आपको नोट डाउन करके रखना है, याद रखना, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ जाता है। ठीक है ना, कई बार आपको एफिशिएंसी से क्वेश्चन पूछता है, कई बार आपको पीक इनवर्स वोल्टेज से पूछता है, कई बार आपको एवरेज डीसी आउटपुट वोल्टेज से पूछता है ना, इनपुट वोल्टेज से पूछता है। बहुत सारी चीजें जो हमने आपको नोट डाउन करवा दी है और समझा भी दी, बता भी दिए। अगला है टीयूएफ। क्या है टीयूएफ, टीयूएफ का पूरा नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो सर्किट बनाया है ना रेक्टिफायर का, कोई भी सर्किट हो उसमें कोई भी इन द सेंस आपका हाफ वेव हो सकता है या फुल वेव हो सकता है, और फुल वेव में दोनों हो सकते हैं, आपका सेंटर टैप हो सकता है या फिर ब्रिज हो सकता है। तो कोई भी आपने रेक्टिफायर सर्किट बनाया है उसमें ट्रांसफॉर्मर का यूटिलाइजेशन कितना हुआ है, उस चीज को डिनोट कर रहा है, उस चीज को बता रहा है आपका टीयूएफ, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का उपयोग गुणांक जिसको कहते हैं। डेफिनेशन क्या देखो, टीओएफ वह अनुपात है जिसमें ट्रांसफॉर्मर की उपयोग की गई डीसी पावर का ट्रांसफॉर्मर की कुल वोल्टेज एम्पियर रेटिंग से संबंध होता है। यानी टीयूएफ बराबर क्या हो जाएगा, डीसी पावर डिलीवर्ड टू लोड डिवाइड बाई ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज एम्पियर रेटिंग। सीधी सीधी बात यह है कि जिसमें ट्रांसफॉर्मर की उपयोग की गई डीसी पावर है ना, ट्रांसफॉर्मर की उपयोग की गई डीसी पावर का ट्रांसफॉर्मर की कुल वोल्ट एम्पियर रेटिंग से संबंध क्या होता है, उस चीज को ये दिखाता है। यानी ट्रांसफॉर्मर का कितना यूटिलाइजेशन हुआ है किसी भी रेक्टिफायर सर्किट में, उस चीज को बताता है टीयूएफ, है ना। तीन चीजें आपको और ध्यान रखनी है इस चीज से, ये तीन चीजें करके हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे भाई। ठीक है ना, देखो टीयूएफ बताता है कि ट्रांसफॉर्मर की क्षमता का कितना हिस्सा वास्तव में उपयोग हो रहा है, ये चीज मैंने बता दी है। अगर टीयूएफ ज्यादा है इसका मतलब ट्रांसफॉर्मर का बेहतर उपयोग है, ऑब्वियस सी बात है। ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर अगर ज्यादा है इसका मतलब उसका अच्छे से यूज हुआ है। ठीक है, और दूसरा है टीयूएफ अगर कम है तो ट्रांसफॉर्मर पूरी तरह उपयोग ही नहीं हो रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा रेक्टिफायर का टीयूएफ फैक्टर कम होता है और किसका ज्यादा होता है। तो देखो रेक्टिफायर का टाइप है और टीयूएफ वैल्यूज दी गई है अप्रोक्स। ठीक है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर में जो टीयूएफ ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो 0.287 का होता है। ठीक है, सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर में ये टीयूएफ का जो मान है वो कितना होता है 0.693 का होता है अप्रोक्स। ठीक है, और ब्रिज रेक्टिफायर में टीयूएफ का मान कितना होता है 0.812 होता है। इन तीनों से क्या बात समझ में आ रही है कि इसमें सबसे ज्यादा टीयूएफ फैक्टर का मान है तो वो किसमें है, ब्रिज रेक्टिफायर में सबसे ज्यादा टीयूएफ का मान होगा। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मर का बेहतर उपयोग किया है किसने, किसने बताओ, ब्रिज ने क्या है बेहतर उपयोग किया है, ब्रिज रेक्टिफायर ने क्या है अभी बेहतर उपयोग किया है किसका, ट्रांसफॉर्मर का। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, तो ये थे आज की क्लास में हमारे तीनों रेक्टिफायर, और तीनों रेक्टिफायरों को हम कैसे बना सकते हैं, कैसे आपको चीजें समझा भी दी है। आप अपने प्रैक्टिकल लैब के दौरान आप अपने प्रैक्टिकल में पीसीबी पे बना के देखिए, और कोई भी आपको डाउट आ रहा है, कुछ भी आपको समझना है, जानना है, पूछना है तो आप कमेंट कर दीजिए। वैल्यूज जो हमने बताई है वो रखिए आप, आपका नो
नो टेंशन, 100% सर्किट वर्क करेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पावर सप्लाई कैसे बनाते हैं उसका भी प्रैक्टिकल वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो विकास सर ने उसमें अच्छे से समझाया है कि डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई कैसे बनाते हैं, उसमें भी आप देख के वो सारी चीजें भी आप बना सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, इसके बाद जो टॉपिक होगा वो हम बात करेंगे फिल्टर के बारे में, ठीक है ना। इसी में आगे कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे फिल्टर क्या होता है, ठीक है ना। फिल्टर किस किस टाइप के होते हैं, क्या होता है, उन चीजों की हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई हैं। और रेक्टिफायर नाम का जो टॉपिक था उसको हमने ज्यादा से ज्यादा डेटा को डिलीवर किया है आपके साथ, कोई भी चीज आपकी गलत ना हो उस लेवल से आपको चीजें करवाई है। और कुछ क्वेश्चंस है जिनके आंसर सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो दो हमने रेक्टिफायर के दो पार्ट हैं, वहां जाके आप क्वेश्चंस लगाइए, आपको समझ में आएगा कि कितनी चीजें हमें समझ में आई है और कितनी चीजें हमारे समझ से बाहर है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी रही हो, कुछ टॉपिक हमसे रह गया हो, मिस हो गया हो, तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए, वो टॉपिक आपके लिए हम कर देंगे और नेक्स्ट आपके लिए और हम बेहतरीन क्लास करते रहेंगे। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना, थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ जरूर से शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।